Hello and assalamu alaikum. Welcome to our show Gupshup, and this is your host Anam Gohar. This is Yunus Khan. And I am your host Kainat Kazmi. और मैं हूँ आपकी होस्ट अर्शिया हुसैन। और मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त सना कादिर। ओके जी, आज बड़े इंटरेस्टिंग आप लोगों के इंट्रो थे। दैट्स रियली अमेजिंग। हमेशा तब्दीली आनी चाहिए और तब्दीली अच्छी लगती है। तब्दीली आ चुकी है। किसी समझदार इंसान ने कहा कीप इट सिंपल बट क्लासी। और दूसरी चीज ये है कि मुझे लगता है कि सर्दी आ चुकी है, इसलिए थोड़ी धीमी धीमी आवाज निकल रही है। बिल्कुल, सर्दी जब आती है तो सर्दी के असरात भी नजर आना शुरू हो जाते हैं हर इंसान में। इवन मुझ पे तो बहुत जल्दी नजर आते हैं असरात। लेकिन अगर पोलर बेस पे नहीं आता, आप पे कैसे आ रहा है? लेकिन यार पर बात करें, मेरे लिए बात करने के लिए ऑफ कैमरा भी आपके पास बहुत टाइम है। तो बैक टू द पॉइंट। लेकिन मैं आपको बताऊं कि सर्दियां जो आती हैं उसमें बड़े असरात दिख रहे होते हैं, लेकिन मुल्क में जो है वो गहमा गहमी नहीं जाती है। मतलब सियासत हमेशा गर्म रहती है। किसी ने सही कहा है कि चाहे कितनी ही ठंड हो लेकिन सियासत का टेम्परेचर कभी कम नहीं होता, हमेशा हॉट रहता है। लेकिन मैं बताऊं जी, मुल्क में तो बहुत कुछ हो रहा है। हॉट सियासत है, हॉट सियासत है पूरी। Let's come to सियासत। लेकिन मुल्क में बहुत कुछ हो रहा है। आप लोगों को पता होगा कि गवादर में बहुत सारी हैपनिंग्स हो रही हैं और अभी जो है वो 1 माह से उनका एहतजाज जारी है। सना, ये तो हम देख ही रहे हैं कि गवादर में बहुत सारी तरक्की हो रही है और वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, बट इसके साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को वहाँ पे शिकायतें भी हैं। वहाँ की औरतों को बहुत सारी खसूसी तौर पे कंप्लेंट्स है। उसके बारे में बताएं कि मतलब क्या चल रहा है, इतना गहमा गहमी क्यों मचाई हुई है लोगों ने? बिल्कुल अनम, आपने सही कहा। मैं आपको बताऊं कि 1 माह से ही तकरीबन जो है वो वहाँ पर एहतजाज जारी है और ये एक रैली बेसिकली निकली थी। जो रैली उसके बाद इस रैली ने जो है वो पूरा एक एहतजाजी रैली में वो कन्वर्ट हुई, फिर वो मार्च में तब्दील हो गई और अब वो इतनी बड़ी एहतजाजी रैली है कि अगर बलूचिस्तान की बात करें तो बलूचिस्तान की हिस्ट्री में अब तक की सबसे बड़ी एहतजाजी रैली है ये, जिसमें बच्चे, बड़े, बुजुर्ग और स्पेशल खवातीन। अगर बलोच वुमेंस की बात करूँ तो बलोच वुमेंस जो होती है वो इतना ज्यादा किसी भी हम अगर बात करें एहतजाजी रैली में वो कभी नजर नहीं आती है। लेकिन पहली बार हम देख रहे हैं कि पहली बार गवादर के अंदर जो है वो बलोच वुमेन्स जो है उनकी बड़ी तादाद निकली है अपने हक के लिए। जी सना, मुझे एक बात बताइए। तो आपने वाकई बहुत अच्छी बात बोली कि अपने हक के लिए आवाज़ उठाना चाहिए। औरतें और बच्चे भी हैं इस रैली के अंदर, लेकिन ये एहतजाज हो क्यों रहा है गवादर में? वजाहत कीजिए। अच्छा, मैं कायनात आपको बताऊं कि इनकी डिमांड्स के बारे में बताऊं तो इनकी टोटल जो है वो 16 डिमांड रखी गई थी हुकूमत के सामने। पहले तो मैं आपको ये वाज़ेह करूं कि बलूचिस्तान के अंदर हुकूमत जो है वो अभी PTI की हुकूमत है वहाँ पर, और जाम कमाल जो है वो अभी मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, जो कि उनकी एक डिमांड भी थी लेकिन वो मुस्ताफ़ी हो गए वज़ीर आला। तो मैं इस पर अभी मज़ीद रोशनी डालूं कि उनकी जो ये 16 डिमांड्स थी, 16 डिमांड उनकी कुछ इस तरह थी कि सबसे पहले तो उनको उनकी जो तिजारत होती है वहाँ पर, जो कि ईरान बॉर्डर उनके साथ कनेक्ट है, उन्होंने कहा कि उनकी रुकावटें ख़त्म की जाए। लेकिन सूबाई हुकूमत ने बड़ा जल्दी इस पर जो है वो किया। उन्होंने कहा कि हम आपकी तमाम तर शराइत मानते हैं और उनका बेसिक हुकूक जो ख़वातीन के थे वो बेसिक हुकूक थे, यानी कि बिजली, पानी, गैस उनको चाहिए था। इसकी वजह से वुमेन्स बाहर निकली थी। कोई ऐसा एक बड़ा इंटरनेशनल मीडिया की बात करें, इंडिया बड़ा एक ताक में रहता है कि कोई पाकिस्तान की कोई चीज़ उनको मिले और वो हाईलाइट करके दिखाएं। तो उन्होंने अगर आप जाकर देखेंगे तो इंडिया ने बहुत सारी इस पर भी जो है वो प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया है। लेकिन मैं आपको हकीकी तौर पर बता रही हूँ कि इनकी कोई डिमांड ऐसी नहीं थी जो आपको इंटरनेशनल मीडिया बड़ा चढ़ा कर बता रहा होता है। ऐसा कोई उनकी डिमांड नहीं थी। उनका बेसिक डिमांड थी उनकी वो ये था कि पानी, गैस, बिजली और ख़ास तौर पर जो है वो एग्जैक्टली। और दो उनकी बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो डिमांड थी वो थी कि उनके जो वहां पर आकर जो जाली माहीगीर है उनको हटाया जाए और उसका जो हक है वो वहां के मकामी लोगों को जो वहां रिहाइश पजीर है उनको दिया जाए। ये इनकी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो एक डिमांड थी। मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है। अच्छा सना, एक बात बताएं आप, ये तो आपने सारा वहाँ का अवाम की सारी चीज़ बताई है, वहाँ की हुकूमत की क्या उनकी क्या रद्द है? बिल्कुल उर्शिया, मैं आपको बताऊं कि अभी सबसे अच्छी चीज़ ये है, और आज मैं यहाँ पर बैठकर जो ये पॉइंट डिस्कस कर रही हूँ उसका रीज़न भी ये है कि ये जो एक एहतजाजी रैली थी फाइनली इसने जो है वो अपनी एक शक्ल इख्तियार की और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो है वो इस पर बाकायदा नोटिस लिया है और उन्होंने यकीन दहानी कराई है इस चीज़ की कि अब जो है जो ये ख़ास तौर पर जो जाली माहीगीर की बात आ रही है कि जो जाली माहीगीर है उनकी वजह से जो गवादर के अवाम है उनको राइट्स नहीं मिले, उनको हक नहीं मिल रहे। तो इस पर वज़ीर आज़म इमरान खान जो है
वो एक्शन लेंगे बाकायदा, और वज़ीर आला बलूचिस्तान से बाकायदा पर्सनली तौर पर जो है वो पूछेंगे कि क्या आखिर ये माजरा है और आगे फर्दर इसको किस तरह से हल कर सकते हैं। क्योंकि गवादर को अगर देखा जाए ना तो गवादर हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इसको देखें कि गवादर में सी पैक शुरू हो रहा है और कहीं ना कहीं अगर गवादर के जो अवाम है उनके अंदर हमें नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं ऐसा कि हमें हक नहीं मिल रहा, और वो एहतजाज जो शुरू हुआ है उसका भी रीज़न यही है कि वो सी पैक जहाँ पर हो वहाँ की आवाम को अगर आप उनके राइट ना दो तो वहाँ के आवाम ज़रूर खड़े हो जाते हैं। अच्छा, I'm sorry to interrupt you, but सना ऐसा तो नहीं है कि जैसे बलूचिस्तान के अंदर इंडिया ने जो है जानबूझ के उनके हक की उनको दिखाया कि ये आपका हक है जो आपको नहीं मिल रहा, हुकूमत नहीं दे रही, आर्मी आपके साथ, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसी तरह गवादर में भी तो ये सब चीज़ें नहीं हो रही। कायनात, इस बात को हम ये कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते, क्योंकि ये बात हम कह सकते हैं इसीलिए मैंने अपने स्टार्ट में ये कहा कि सियासी माहौल बड़ा गर्म है। दैट्स वाई मैंने कहा कि सियासी माहौल गर्म है। देखिए, एक चीज़ है कि इसकी मैं आसान सी मिसाल आपको इस तरह दूं कि मैं रोज़ाना ऑफिस आ रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर हमारी मुख्तलिफ जमातें अगर हम लगा दें, यूनस की अलग जमात है, उशिया की अलग जमात है, कायनात की अलग है, अनम की अलग है, लेकिन अगर मुझे आज वक्त पर कॉफ़ी नहीं मिल रही, एक ही दिन मेरे साथ ऐसा हुआ, नेक्स्ट डे भी मेरे साथ ऐसा हुआ, तो यूनस ने क्या किया, यूनस ने आकर कहा तुम्हें तुम्हारा राइट नहीं मिल रहा, तुम्हें खड़ा होना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। उशिया ने मुझे अलग बहकाना शुरू कर दिया, अनम ने, कायनात ने अलग बहकाना शुरू कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक सोच मेरे अंदर पैदा होना शुरू हो जाएगी कि क्या ये हकीकत है, क्या मुझे सीरियसली मेरा राइट नहीं मिल रहा। तो इसी तरह से गवादर की जो आवाम है उनके साथ भी हो रहा है, लेकिन उनका चले जहां पर होता है वहां उनका राइट भी है कि ऐसा होना भी चाहिए। सना, मुझे एक चीज बस थोड़ी सी हिट कर रही है कि उन्होंने बोला कि फेक जो फिशरमैन है वो आके उस एरिया में ना करे। मुझे समझ नहीं आती है कोटा सिस्टम है क्या है कि मेरी जगह है तो पाकिस्तान की जगह ना, तो अगर वो फिशरमैन है उसकी फैमिली, तो जो दूसरे आ रहे हैं उनकी भी तो फैमिलीज होंगी ना, दे नीड टू फीड टू। इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल ऐसा ही यूनस, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि अगर आप अपना पूरा शहर छोड़कर मेरे शहर में आ रहे हैं और यहाँ के मकामी लोगों का ज़्यादा हक होता है उस चीज़ पर, अगर आप दूसरे शहर से मेरे पास आ रहे हैं और मेरी सारी चीज़ें आप मेरा हक लेकर जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं मैं आवाज़ उठाऊंगी कि ये मेरा हक था जो पहले मुझे मिलना चाहिए था। तो इसका आसान सा जवाब यही है, लेकिन ये फर्दर हम इस पर मजीद भी जो है वो डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं ना जाए, हमारे साथ रहे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको वेलकम करते हैं अपने प्रोग्राम गपशप में। और ब्रेक पर जाने से पहले हम डिस्कस कर रहे थे गवादर में अभी रीसेंट जो हैपनिंग्स चल रही हैं, और यूनस ने बड़ा अच्छा सवाल किया था कि अगर जो है वो वहाँ के अवाम को क्या मसला है, अगर वहाँ पर कोई अगर जाली माहीगीर भी वहाँ पर आकर वो मछलियाँ भी ले लेते हैं। जाली माहीगीर वो होता है यूनस, मैं आपको बताऊँ, जाली माहीगीर वो होता है कि ये मेरा समंदर है, यहाँ पर सबसे पहला हक मेरा राइट है। इसको मैं आपको आसान तरीके से अगर मैं आपको बताऊँ, आप पाकिस्तान में रहते हैं, पाकिस्तान के अंदर की अगर आपके यहाँ चावल बहुत अच्छी फसल है आपके चावल की, अगर यही चावल की फसल आपके यहाँ पर आकर गैर मुल्की आपसे ले और आपके हक में चावल की कुछ बिल्कुल छोटी सी जो है वो थोड़ी सी आपके 1-2 किलो आपके लिए बचे और सारा चावल गैर मुल्की जो है वो यहाँ से ले जाए, आपको कैसा फील होगा? मुझे बहुत बुरा फील होगा, बहुत बुरा फील होगा। इसी तरह वहाँ के जो अवाम है उनको भी इसी तरह बुरा फील हो रहा है। मैं आपकी बात को इसी बात पे करेक्ट कर दूं कि आपने बोला गैर मुल्की, तो फिर हम ये बोले ना कि हम पाकिस्तानी नहीं है, हम सिंधी हैं, हम पंजाबी हैं, हम पठान हैं, हम पाकिस्तानी नहीं है, फिर हम इस माइंडसेट से रहे। आपने खुद लफ्ज बोला ना गैर मुल्की, तो अगर गैर मुल्की से तो हमारा ताल्लुक ही नहीं है, तो फिर सिंध वालों का पंजाब से ताल्लुक नहीं, खैबर पख्तूनख्वा का सिंध से ताल्लुक नहीं। यूनस, आपकी ये बात यकीन माने मैं कहीं ना कहीं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। उसका रीजन ये है, हम कितना ही चाहे इस चीज से कि हम तासुब खत्म करें, लेकिन तासुब खत्म नहीं होता, कहीं ना कहीं तासुब दिखता जरूर है। अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आप किसी जॉब पर भी जा रहे होते हैं, ये मेरे साथ बड़ा पर्सनली मैंने खुद फील भी किया है, आप किसी जगह पर जाएं, इंटरव्यू के लिए जाएं, अगर आप पंजाबी हैं और बॉस पंजाबी हैं आपको कहीं ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर मिलेगा। अगर मैं सिंधी हूं और मैं किसी ऑफिस में जा रही हूं, वहां पर मुझे जॉब चाहिए, तो कहेंगे तवा साइया, तो मुझे भी वहां पर जो है वो वहां पर मिलेगा सॉफ्ट कॉर्नर। इस तरह की हमारे यहाँ पर अफसोस के साथ तासुब तो है, और ये तासुब तभी खत्म होगा जब हम जबान को हटाकर अपने मुल्क के बारे में सोचेंगे। ये आवाज है वक्त बस
आ जाए, हम करीब आ ही जाएगा। वी कैन होप फॉर द इंशाल्लाह। बेस्ट। We need to hope for the best. जी बिल्कुल ठीक कहा आपने यूनुस। और वाकई सना, आप तो जब बोलती है ना तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पास ही कोई न्यूज़ चैनल है, उसका बटन ऑन कर दिया और अभी दर मुझे न्यूज़ पता चल गई दुनिया में क्या हो रहा है, मुल्क में क्या हो रहा है। लेकिन और हमें ऐसा लगता है फैशन शो चल रहा है। अच्छा ठीक है, ओके। फिर अच्छा, जैसे कि मैंने कहा कि हमारा शो हम सब अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि आप लोगों को एजुकेट करें और एजुकेट के अलावा एंटरटेन भी करें। समटाइम जब हम डिबेट भी कर रहे होते हैं, हीट ऑफ द मोमेंट, वो हम ये दिखाते हैं कि इंसानी फितरत भी है कि आप अपना पॉइंट रख रहे हैं, दूसरा अपना पॉइंट रख रहे हैं। तो कभी मत ये सोचिएगा कि हमारे शो में किसी भी किस्म की हमारे आपस में नहीं बनती। जैसे लोग कहते हैं, मैं अक्सर नीचे कॉमेंट्स पढ़ती हूँ, तो हम लोग भाई वी लाइक अ फैमिली और हम अपनी तरफ से आप लोगों को बेस्ट देने की कोशिश करते हैं। बट एनीवेज, मैं बात करूंगी आज वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट आई है, WHO शॉर्ट फॉर्म में। WHO की एक रिपोर्ट है और वो पढ़ने के बाद मैं अनम से यही मेकअप रूम में डिस्कस कर रही थी हम सब के, हम ये सारी चीजें करते हैं और हम जब कहते हैं ना कि हम ये सारी चीजें करते हैं तो ये कोई खुशी की मतलब अलामत नहीं है। हमें अफसोस भी हो रहा था, हम सोच रहे थे कि हम ये चेंज करेंगे अपने अंदर आदत, ये चेंज करेंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी स्पेशली बच्चों और खवातीन के लिए भी और तमाम लोगों के लिए, लेकिन बच्चों के इसलिए क्योंकि अगर बचपन से ही आपका ब्रेन पे ये सारी चीजें, अगर आप ये आदत बचपन से ही अपनाते हैं तो फिर वो पुख्ता हो जाती है आपकी टीन एज में और आपके आपके साथ ही चलती है बुढ़ापे तक। मैं बताऊंगी कि WHO की रिपोर्ट क्या है जिसकी वजह से हमारे दिमाग पे बहुत असर हो सकता है, क्योंकि मेरी मामा को खुद दिमाग का अटैक हुआ था और उनको माइग्रेन का मसला था और फिर वो कोमा में गई। तो काश मुझे ये पहले पता होता बहुत सारी चीजें। बट एनीवेज, अभी भी देर से वही वाली बात है कि कुछ भी आप कभी भी किसी से भी शेयर करें, वही यूनुस better late than never. यस, फिर मुझे यूनुस कहेंगे कि अब ये दोबारा सदका जारिया ही होता है जब आप बहुत सवाब कमा रही हैं। हम सब कमा रहे हैं यूनुस। अच्छा, ये 7 ऐसी हैबिट्स हैं जो आप डेली रोजमर्रा के जिंदगी में आप करते हैं। और अच्छा, ये एक दफा करने से नहीं होता, मैं दोबारा क्लियर कर दूं कि ये अगर आपने आदत बना ली है, ये आपकी हैबिट्स बन गई हैं और आप ये छोड़ नहीं सकते। बैड हैबिट्स जी, हाँ, बैड हैबिट्स। सबसे पहले मिसिंग ब्रेकफास्ट, सबसे पहले कि जो सुबह के टाइम हम नाश्ता नहीं करते, ठीक है। सेकंड हमारा है स्लीपिंग लेट, रात में जो लोग खास तौर पे कराची वालों के लिए है जो रात को बहुत देर तक जागते रहते हैं और सोते नहीं है। हर घर में कोई एक फर्द है जो नहीं सोता है। जी, तो हमारी ये टीम बड़ा कॉमन है। Families भी सो रही होती हैं। हमारी टीम में भी एक फर्द है जो नहीं सोता। But anyways, तीसरा है हाई शुगर कंजम्पशन, ठीक है, शुगर का इंटेक ज्यादा जो हम लोग लेते हैं रोज। चौथा हमारा है मोर स्लीपिंग स्पेशली एट मॉर्निंग। अक्सर बड़े बुजुर्ग आपको इस बात पे टोकते हैं, जब ऑफ भी होता है तो वो कहते हैं सुबह देर तक ना सो। बेशक आपने काम पे जाना है नहीं जाना, संडे है, लोगों को संडे का मतलब ये लगता है कि देर तक सोना, तो सोना आपको देर तक सुबह, ये बिल्कुल आपके लिए अच्छा अलामत नहीं है। पांचवा, ईटिंग मील वाइल वॉचिंग टीवी और कंप्यूटर, कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हम टीवी देखते हैं या कंप्यूटर देखते हैं, मूवीज देखते हैं, ये नेटफ्लिक्स वाले लोगों के लिए है। और छठवां जो है वेयरिंग कैप, स्कार्फ या सॉक्स। हम रात को सोते हुए जो अक्सर लोग हैं वो कैप पहन लेते हैं या लोग स्कार्फ पहनते हैं या सॉक्स पहनते हैं, ये भी आपके ब्रेन को डैमेज करने की इलामत है, ये भी हैबिट आपको छोड़नी होगी। सातवीं है लास्ट हैबिट ऑफ ब्लॉकिंग स्टॉप, आप यूरिन जो है रोकते हैं लोग, बहुत सारे लोग हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग शो कर रहे होते हैं तो हम लोग कभी कभी, मेरे साथ ऐसा होता है कि मैं बोलती हूँ अच्छा ठीक है जल्दी ब्रेक पे जाते हैं। But anyways, अब मैं आप लोगों के साथ डिटेल थोड़ा शेयर करूंगी कि किस तरह से क्या बीमारी होती है, ताकि आप लोग इस चीज को, अभी तो हम मजाक में ऐसे, लेकिन आप लोग इस चीज को संजीदा लें, क्योंकि हम खुद को भी, मुझे लगता है कि इस चीज पे अब इम्प्लीमेंट करना चाहिए। यूनुस, ये जो आप जो है ना खाते हुए टीवी देखते हैं ना, ये आपको, यही सवाल करना चाहता था, ये इससे क्या नुकसान है? जी यूनुस, मैं आहिस्ता आहिस्ता नंबर 1 करके इस तरह से बताती हूँ। मेरा क्लियर कर दे, मुझे जानना है आप बात करिए। नंबर 1 करके बताती हूँ ताकि ऑडियंस भी मसीह समझे। अच्छा, बहुत सारे लोग ऑफिस, जैसे हम लोग भी अक्सर नाश्ता स्किप करते हैं क्योंकि हमें लेट हो रहा होता है, जल्दी उठ जाए ना। आप अगर नाश्ता मिस करेंगे, सुबह का जो ब्रेकफास्ट है, तो उसकी वजह से जो आपकी ब्रेन की एबिलिटी है ना, जो दिमाग करता है, दिमाग जो काम करता है, ब्रेन की एबिलिटी है वो स्लो डाउन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको पता है क्या मसला होगा कि आप फोकस नहीं कर पाएंगे। मैं जैसे कहते हैं ना हम चीजों पे फोकस, अक्सर आपने बात सुनेंगे, फोकस नहीं हो पाएगी। और अगर आप सुबह के टाइम नाश्ता नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि शुगर लेवल आपका
बैलेंस नहीं हो पाएगा, इसकी वजह से आपको बीपी का मसला हो सकता है और आपको माइग्रेन स्टार्ट होता है। ये सबसे पहली पोजीशन है, मतलब सबसे पहला ये अमल है। ब्रेकफास्ट जो लोग छोड़ देते हैं, कुछ लोगों को माइग्रेन का मसला इस तरह से भी कि कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मुझे पैदाइशी है माइग्रेन, लेकिन अगर आपने ये हैबिट बना ली है नाश्ता स्किप करने की तो भी आपको माइग्रेन का मसला हो सकता है। मतलब अगर आप 1 महीना फॉर सपोज स्किप कर रहे हो, घर से दूर हो, तो भी होगा ये लागू, या अगर आप कंटिन्यूस हैबिट बना लेते हो तो ये फिर चीजें आपकी बिल्कुल लाइक अनम जो WHO की रिपोर्ट है ना, उन्होंने कहा कि अगर आप ये कंटिन्यूसली कर रहे हैं, आपने 2 मंथ्स कर लिए, 1 मंथ कर लिए, बहुत सारे लोग हैं वो बहुत प्राउड से कहते हैं मैं तो सुबह का नाश्ता नहीं करता, मैं सुबह का नाश्ता नहीं करती। 30 डेज है, अगर आपने इस्लाम में जैसे रोजे जो है नमाज लोग पढ़ने के 30 डेज में आपकी हैबिट बन जाती है, और 30 डेज में कोई ऐसी हैबिट वो छूट भी जाती है पूरी हैबिट। जी जैसे कि दूसरी चीज ये है कि सुबह मॉर्निंग में जब आप अपना हेल्दी नाश्ता करते हैं तो पूरे दिन की आपको एनर्जी मिल जाती है। मतलब आप अगर लंच में कुछ नहीं भी खा रहे, काम में बिजी हैं या डिनर आप स्किप कर रहे हैं, तो वो आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल ऐसा ही। हेल्दी लाइफ के लिए भी एक डिसाइड करता हूं, हेल्दी लाइफ के लिए भी बादशाहों की तरह नाश्ता करना चाहिए, मिडिल क्लास की तरह लंच करना चाहिए, और गरीबों की तरह खाना चाहिए। क्वांटिटी कहावत ये है कि नाश्ता बादशाह का, दिन का खाना वजीर का, और जो रात का खाना है फकीर का। यहाँ पर तो कहावत आपने अच्छी बोली। यहाँ पर तो उल्टा ही है कि मतलब बादशाहों की तरह जो है वो डिनर कर रहे होते हैं, शाही खाने पक रहे होते हैं, लेकिन लगता फिर भी नहीं लोगों को। अब हम आएंगे सना के पॉइंट पर, सना के मुद्दे पर आएंगे, स्लीपिंग लेट। वैसे पहला वाला भी ऐसा लग रहा था जैसे आप मेरे लिए खास पढ़कर आई हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब फ्रेश और अल्लाह ना करे कि किसी को भी दिमाग अच्छा, लेकिन अगर कुछ लोग हैं जो नाश्ता नहीं करते तो आपने फ्रेश जूस लेना है लाजमी। अगर नाश्ता नहीं करते फिर नहीं नाश्ता करना है, नहीं अगर नहीं ये इम्प्लीमेंट ना करें, नाश्ता करना है बहुत जरूरी है। अच्छा, स्लीपिंग लेट का जो सबसे ज्यादा अनम और यूनिस और शिया और सना स्लीपिंग लेट का जो सबसे ज्यादा मसला है जिससे बीमार, मैं इसलिए भी थोड़ा चाह रही हूँ कि हम लोग थोड़ा लाइटर मूड पे, क्योंकि ये चीजें बहुत मुझे ना देखे मैं 11 बजे सो जाती हूँ, सुबह शो में आना होता है। नहीं बहुत सारी चीजें बहुत सारी चीजें लाइटर मूड पे आप बोल के चले जाते हैं, क्योंकि वाकई ये बहुत ऐसी बीमारी है कि अल्लाह ना, क्योंकि दिमाग ही आपका मेन है, उसी से आप सारी चीजें करें। रात को जब आप लेट सोती हैं सना, और आप लोग जो लेट सोते हैं, इसमें क्या होता है, इसका क्या साइड इफेक्ट्स है, दिमाग को कैसे डैमेज करता है, लेकिन बताऊंगी बट एक छोटे से ब्रेक के बाद, क्योंकि सब्र भी जरूरी है, ब्रेक भी जरूरी होता है, सब्र भी जरूरी है, तो कहीं मत जाएगा क्योंकि अभी बहुत सारी गपशप बाकी है। वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले जैसे सना की न्यूज़ के साथ साथ मैं अपनी WHO की रिपोर्ट बता रही थी, और मैं बता रही थी कि रात को लेट सोने से जो है सबसे ज़्यादा आपको जो अफेक्ट करता है, आपकी ओबेसिटी जो है वो प्रमोट होती है। ओबेसिटी क्या होता है कि इससे आप मोटे यूनस का आप देख सकते हैं, मोटापा आ सकता है, आप मोटे हो जाते हैं। वाह सना, ये कॉम्प्लिकेटेड केस है, आपका एक डिफरेंट केस है, ये हम दुनिया के हिसाब से बता रहे, लेकिन ओबेसिटी हो जाती है। बट साथ में आपको बताऊं कि आप स्ट्रेस, क्योंकि आप जागते रहते हैं तो स्ट्रेस की वजह से आपको डायबिटीज होने का भी खतरा है। और बीपी का भी मसला, इसमें भी बीपी का मसला होता है, डायबिटीज, स्ट्रेस रिलीज आप नहीं करते, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ब्रेन से अगर आप ये सारी हैबिट्स करते हैं तो ब्रेन तो डैमेज होगा, लेकिन बॉडी पे और भी बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। अब बहुत क्विकली आती हूँ कि हाई शुगर कंजप्शन का जो साइड इफेक्ट है, वो डोपामाइन जो ब्रेन पे है वो किस तरह से काम करता है। कनात, हाई शुगर कंजम्पशन के तो हम और बहुत सारे केसेस देखते हैं डायबिटीज हो गए, लेकिन ये ब्रेन को स्पेशली कैसे इफेक्ट करता है, इस पे थोड़ी सी वजाहत कीजिएगा। जी अनम, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि अक्सर लोग शुगर की, मतलब उनको शुगर का यही समझ आता है कि डायबिटीज हो जाएगी, या उनको ये पता नहीं कि हाई शुगर की वजह से आपको ब्रेन पे जो है ना डोपामाइन आपका जो है वो काम करना, मतलब समझे बंद कर देता। और मैं आपको बताऊं डोपामाइन हमें कैसे कंट्रोल करता है, हमारे ब्रेन को कैसे कंट्रोल करता है। डोपामाइन हमारे मूड को, हमारे बिहेवियर को, हमारी लर्निंग को, हमारी मेमोरीज को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर डोपामाइन काम करना छोड़ दे, क्योंकि हम बहुत ज्यादा हाई शुगर इनटेक कर रहे हैं, तो इसकी वजह से हमारे दिमाग में जो डोपामाइन होता है वो बहुत मेन हिस्सा होता है। इसका काम करने का तरीका यही होता है कि जब हमारे, अक्सर आपने लोगों को देखा होगा उनके जल्दी ना मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। That is me, मेरी बात हो रही है। कम मीठा खाएं। नहीं, You're so proud of it. I'm not proud of it.
इट्स अ वर्स्ट केस, ट्रस्ट जी कायनात। जी बहुत ज्यादा जो है ना उनके मूड्स पे, और वो मैं आपको बताऊं कि बहुत डिस्टर्ब भी रहते हैं और लर्निंग में बहुत मसला होता है। डोपामाइन वो दिमाग का वो हिस्सा है कि जैसे मैंने एक चीज पढ़ी है और मैं उसको 5 दफा भी पढ़ लूं और मुझे वो याद नहीं हो रही, तो मैं इसका मतलब है कहीं ना कहीं मेरा दिमाग जो है वो उसके डोपामाइन का जो सेल्स है वो डैमेज होना स्टार्ट कर रहा है। तो इसलिए जी यूनुस आपको आप ऐसे देख रहे हैं कि आप I was thinking कि it's a chemical that is released when you are in happy mood या आपको कोई pleasure होता है, it's more of a chemical rather than a cell। पर ठीक है, वो वाली बात भी सही है आपकी कि वो डोपामाइन जब रिलीज होता है आपकी बॉडी में तब आपका मूड जो है वो अच्छा होता ये है। आपके दिमाग का एक ऐसा हिस्सा है यूनस जो आपको कंट्रोल करता है। देखा जाए तो आपके जो मूड स्विंग्स हैं या आपकी लर्निंग पोजीशन है जो आप पढ़ रहे हैं उसको स्ट्रॉन्ग करता है। अगर आप शुगर का इंटेक कम लेते हैं लेकिन अगर आपने इंटेक ज्यादा लिया तो ये आपको साइड इफेक्ट होगा कि आप चीजें भूल जाओगे, रख के भूल जाओगे, मूड स्विंग्स होंगे, कभी आपको खुद को ही नहीं पता होगा आपके साथ कुछ बुरा नहीं हो रहा लेकिन आपको खुद को ही नहीं पता कि आप रोने का दिल चाह रहा है, हंसने का दिल चाह रहा है अक्सर। और मैं आपको एक और बताऊं, ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी बहुत ज्यादा होता है डोपामाइन का, ठीक है। ज्यादा फूड इंटेक होता है। या एग्जैक्टली, आई गेस हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। Exactly. जी बिल्कुल। अच्छा अब मैं आपको बताऊंगी अक्सर जो बड़े बुजुर्ग, जो हमारा चौथा पॉइंट है, अगर आप इसमें कुछ ऐड ऑन भी करना चाहें, मैं चाहूंगी कि यूनस, अनम और सना आप सब ऐड करें। आप ऐड ना करें, आप कर जाएं। नहीं उर्शिया, क्योंकि उर्शिया के लिए इसलिए नहीं क्योंकि उर्शिया जल्दी उठती है, ये हम सब के लिए भी है। ये आप मुश्किल ज्यादा लगा। मैं सुबह फजर टाइम उठ जाता हूँ। ये वो फजर के टाइम उठती हैं तो इसलिए 5 बजे आप लोग मैसेज करेंगे तो जरूर मैं आपको उठी भी मिलूंगी। क्या कह रही हो? मैं अपने को-होस्ट को कह रही हूँ। जी तो ये है कि जो सुबह तक रात को मतलब जल्दी सो या ना सोए लेकिन सुबह तक देर तक उठते हैं, मतलब फॉर एग्जांपल कि अगर 6 बजे सोए तो दिन के 3 बजे तक सोए रहते हैं सोए रहते हैं, तो उनको कैसे बीमारी होती है, कैसे अफेक्ट होती है। तो इसमें मैं आपको बताऊंगी कि मुझे बहुत सारी ना चीजें पढ़ने में ऐसा हुआ कि मैंने कहा कि ये दिमाग में किस तरह से अफेक्ट करता है। तो मुझे पता चला कि अगर आप लेट सोते हैं, आलसी लोग जो होते हैं, आलसी, हाँ बेजी आलसी, तो इसमें आपका क्या होता है, अंदर के जो हार्ट डिजीज होते हैं, हार्ट डिजीज आपको देखिए, एक चीज है ना, अगर दिमाग डैमेज होगा तो ऐसा नहीं कि आपकी बॉडी में और चीजें बहुत फिट होंगी, आहिस्ता आहिस्ता आपको अफेक्ट होगा, आपको हार्ट का भी मसला होगा, आप डायबिटिक भी होंगे, आपको स्ट्रेस भी होगा, आप भूलने में मेमोरी लॉस, इसमें भी मेमोरी लॉस है कि अगर आप देर तक सोएंगे, जाहिर सी बात है भाई जल्दी उठे। इसीलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि फजर में उठें, आप उठें, फ्रेश होंगे, ये सारी चीजें। अक्सर देखा है कि अगर आप सो के उठते हैं तो कुछ देर के लिए ना आप सुन होते हैं। इस हाँ यूनस आप काफी देर तक होता हूँ। आई बिलीव जल्दी सोना और जल्दी उठना वाकई बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल की निशानी है। जी मैं इसमें एक छोटी सी ऐड करना चाहूंगी कि वाकई में आपकी हार्ट की प्रॉब्लम भी बहुत ज्यादा हो जाती है। आई मीन हार्ट बीट तेज हो जाना, जैसे कि मैंने एक प्रोग्राम में भी आप लोगों को बताया था कि जैसे कि अगर आप पूरी रात नहीं सोते और आप कितने दिनों तक सोते नहीं है तो आपकी जो हार्ट बीट है वो तेज होना शुरू हो जाती है। हल्का सा भी कुछ शोर भी होगा या कोई भी कमरे में इंटरव्यू हो रहा, लाइट भी चलेगी तो आपकी हार्ट बीट तेज हो जाएगी। अच्छा तो ये जो नेक्स्ट 3 पॉइंट्स हैं ये बहुत मेन पॉइंट्स हैं। जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ा ना वो मैं बहुत लाइटर हो गया, लेकिन ये जो 3 अब जो लास्ट पॉइंट है 5, 6, 7 ये बहुत डेंजरस पॉइंट है। खुदारा ये चीजें नहीं करें। इसमें आज मैंने भी सोचा कि मैं कभी भी खाते हुए टीवी नहीं देखूंगी, कंप्यूटर नहीं देखूंगी, खाना खा लूं एंड देन मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर हम खाते हुए टीवी देखते हैं तो हमारी जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है वो उसका जो लेवल है ना सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन का वो ब्लॉक हो जाता है। कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं टीवी देख रही हूँ, मजीद अगर मैं सादा अल्फाजों में समझाऊं सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन क्या है कि मैं टीवी देखते हुए खाऊंगी तो मेरा जो दिमाग है वो डिस्ट्रैक्ट रहेगा कि मैं ओवर ईटिंग भी कर रही हूँ, मैं खा रही हूँ और मैं देख रही हूँ, मेरा दिमाग उस टाइम वो चीजें कर रहा होगा, दो काम कर रहा होगा, मैं डिस्ट्रैक्ट होंगी और मेरी जो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन है मैं खाने से मुतमईन नहीं होंगी या मैं खाने से मुतमईन नहीं होंगी या मैं टीवी में इतना फोकस हो जाऊंगी, मुझे नहीं पता होगा वो जो मेरी उस टाइम वाइब्स आ रही होंगी, दिमाग में जो चीज क्लिक हो रही होगी, मैं मुतमईन नहीं होंगी और मेरे डिस्ट्रैक्शन जो लेवल है जिसको हम कहते हैं वो बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। ये भी कभी कभी आपके ब्रेन पे अफेक्ट करता है। इससे हार्ट अटैक, if you're good at multitasking फिर भी ये अप्लाई होता है। यूनस हो सकता है क्योंकि देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप कुछ भी इसको मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। मैंने भी एक वीडियो देखी थी लेकिन इसको अगर मैं सादा लफ्जों में आपको समझाऊं ना तो ये बात है कि आपका एक पॉइंट आता है कि आपको लगता है मेरा पेट फुल हो गया, मेरी इतनी एपिटाइट है, जस्ट बिकॉज आपको मजा आ रहा होता है आप खाते जाते हो तो वो आपका जो स्टॉप होता है वो नहीं लगता है, तो वो फिर यहाँ से आपका डिस्ट्रैक्शन हो जाता है कि आप रुक नहीं रहे हो। और ये मैं तो करती हूँ, मेरा पेट भर गया, मुझे पता है कि मैं ऊपर खाए जा रही हूँ सिर्फ इसलिए क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है, खाना भी अच्छा है, ये डिस्ट्रैक्शन इस तरीके से होती है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता।
मैं अगर आपको एक और सादा फॉर एग्जांपल बच्चों के लिए खवातीन जैसे उनके सामने खाना रखते हो बच्चों को कहते हैं खाएं और वो उस टाइम पबजी खेल रहे हो या कोई गेम खेल रहे हो या कुछ देख रहे हो फॉर एग्जांपल अक्सर बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि खाते हुए ना कुछ ना देखो बात नहीं करो, लेकिन अगर आप खाते हुए कोई हॉरर मूवी देख रहे हैं कोई सस्पेंस वाली कोई किलिंग मूवी, वो कितना अफेक्ट होता है, लिटरली वो अफेक्ट होता है। तो इसी तरह अगर आपको बहुत सिंपल अल्फाजों में बताऊं क्योंकि उस टाइम आप कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो तो कितनी दफा निवाला यहाँ होता है और आप देखते हो क्या आगे क्या होगा। आजकल के बच्चे जो हैं वो तो जब तक यूट्यूब पे कार्टून से देखे उनकी मम्मा तो उनको तो ये बहुत बैड हैबिट है और ये आपके दिमाग को डैमेज कर रहा होता है, अंदर से खोखला कर रहा होता है। ये जो मैं आपको पॉइंट्स बता रही हूँ ये आपके दिमाग को खोखला कर रहा है, आपकी कंसंट्रेशन को हिला रहा है, डीफोकस कर रहा है आपको। 6वां जो है वेयरिंग स्कार्फ और सॉक्स जो रात में अक्सर पहनते हैं, ये उन लोगों के लिए मैं कहूंगी कि अच्छा जिन लोगों को साइनस का मसला होता है उनका ज्यादातर ऐसा होता है कि वो कैप पहनकर सोते हैं रात को ताकि एसी की जो हवा है वो डायरेक्ट आपके सर में ना लगे। मैं तो कहती हूँ एसी बंद करते हैं। नहीं लेकिन उनका होता है मसला ज्यादातर, मैंने ये चीज मैंने भी नोट देखा की है। है। लेकिन व्हाट आई हर्ड कि जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी से हीट रिलीज होती थी 2 जगहों से, एक सर से और एक पांव से, तो वो बड़ा डेंजर है। आप कवर करेंगे तो हीट अंदर रह जाएगी जैसे सीन। अच्छा मैं चाहूंगी मैं आपको बताऊं जो अब आप स्कार्फ पहनते हैं या सॉक्स पहन के जब आप सोते हैं, दोबारा बात हो रही 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 3 दिन नहीं, हैबिट बना लेते हैं, आदत बना लेते हैं। तो इससे आपका नर्वस सिस्टम जो है ना, नर्वस सिस्टम डैमेज होने का खतरा है। रात को सोते हुए नर्वस सिस्टम डैमेज होता है और आपको पता होगा कि नर्वस सिस्टम आपकी बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कमांड सेंटर है। जो हमारा नर्वस सिस्टम है हम उसी की वजह से वॉक करते हैं, हम उसी की वजह से बैठ पाते हैं, हम उसी की वजह से बोल पाते हैं। नर्वस सिस्टम हमारे नर्व लाइक इतना ही इंपॉर्टेंट है। तभी मैंने कहा था कि ये 3 पॉइंट्स ऐसे हैं कि मैं वैसे कभी भी स्कार्फ वगैरह नहीं, अगर सर्दी लग रही होती है तो सॉक्स वगैरह पहन लेती हूँ, लेकिन आदत आप नहीं बना सकते इसको क्योंकि आपका इससे नर्वस सिस्टम डैमेज होने का खतरा है, जिससे आपका कमांड सेंटर होता है नर्वस सिस्टम, आप वॉक नहीं कर सकते, आप लर्निंग में बहुत मसला होगा बोलने में। बाहर के मालिक में जो वुमेन्स हैं स्पेशली इवन के मेल की भी मैं बात कर रही हूँ, 80% जो है वो हर वक्त वो सॉक्स उन्होंने पहने होते हैं और इवन वाइल स्लीपिंग भी। और आप उनके घर में देखिए उनका एक सेक्शन होता है चप्पल, उसके बाद तो पूरे घर में सॉक्स के साथ अलाउड है। हाँ तो उनको कुछ नहीं होता। नहीं आप ऐसा कर सकते हैं कि जैसे कि अगर आपने सॉक्स पहने हैं और जब आप वार्म हो गए हैं, पाउंड आई मीन गर्म हो गए हैं, तो आप यानी कि उतार के फिर आप सोएं। और टेक्निक बताता हूं, आप सॉक्स पहने हो अंगूठा काट दो। नहीं रुचिया ये ऐसा भी है कि अगर आपने पाँव में सॉक्स पहने तो आपका सर एटलीस्ट खाली है ना, लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जैसे मर्दों ने कैप पहनी और सॉक्स पहने, गर्ल्स ने स्कार्फ टाइट बांधा हुआ है और उन्होंने सॉक्स पहना, तो उनका नर्वस सिस्टम डैमेज होने का खतरा होता है। एक कराची वाला अगर यहाँ से कराची और नॉर्दर्न साइड चला जाए वो तो क्या पूरा यहाँ तक कवर 10 दिनों के लिए होता है, 20 दिनों के लिए होता है। मैं आदत की बात कर रही हूँ जो आप होते हैं वो तो मर रहे हैं। लास्ट पॉइंट ये कि अगर आप यूरिन में जो है ताखीर करते हैं यूरिन पास आउट करने में, तो आपका जो ब्लैडर सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा स्वेल हो जाता है। अक्सर लोगों का ब्लैडर सिस्टम बहुत स्ट्रॉन्ग कह रही हूँ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जिसकी वजह से किडनी अफेक्ट भी होता है। अच्छा ये वो बीमारी है कि आहिस्ता आहिस्ता ये आपको डैमेज करती है ओवरऑल पूरी तरह। किडनी अफेक्ट होता है, आपको पथरी होती है, पथरी के साथ साथ आपका ब्लैडर का जो है इन्फेक्शन होता है और देन आपके दिमाग पे भी अफेक्ट पड़ता है। ये सारी बातें जो आपने बताई इसका मतलब है हम जीना छोड़ दें। इसमें और कुछ नहीं, बट ये बहुत अच्छी इन्होंने बताया, ये बैड हैबिट्स है उससे दूर रहना है। लेकिन ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद हमारे पास मौजूद है एक एंटरटेनर जो हमें एंटरटेन करेगा, आप सबको एंटरटेन करेगा और आप सबको भी एंटरटेन करेगा। मिलते हैं एक छोटे से एंटरटेनिंग ब्रेक के बाद। हीरे मोती मैं ना चाहूं, मैं तो चाहूं संगम तेरा, मैं तो तेरी सैया, तू है मेरा सैया, सैया तू जो छू ले प्यार से आराम से मर जाऊं,
आजा चंदा बाहों में तुझ में ही गुम हो जाऊं मैं, तेरे नाम में खो जाऊं मैं। सैया सैया Welcome back, Saiya. What a performer, what a voice. Please give a huge applause to Royal Rebel. कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। क्या कहाँ से आवाज लाई? क्या है? गॉड That's गिफ्ट है कि really सीखा है? कैसे? जी ये गॉड गिफ्ट है, कब दिया था उन्होंने? बचपन में। बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। और वाटर कूलर तो दे उनको, क्या जवाब दिया बस, क्या आगे से वाटर कूलर, कोई बाइक, कोई डब्बा, कोई बैग, सोना वोना दे। आप दे रहे हैं ना, अच्छा। आप देंगे प्ले पे आने का चांस दिया है। एग्जैक्टली। Oh my God. और आप अपने पर्सनल पॉकेट मनी से जरूर आप इनको जरूर दीजिएगा। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आप मुझे एक बात बताएं, आप कब से सिंगिंग कर रहे हैं और फैमिली में कौन सिंगर है? जी फैमिली में तो कोई भी नहीं है, फिलहाल मैं ही हूँ जो सिंगिंग करता हूँ। और ज़्यादातर स्कूल में मैंने सिंगिंग की। ओके, तो फैमिली को पता है कि आप सिंगिंग करते हैं और ऐसे कुछ ऐसी मतलब अपना परफॉर्म घर पे करके दिखाया आपने? जी थोड़ा बहुत मैं घर पे गाता, लेकिन ज़्यादा नहीं गाता। ज़्यादातर मैं फैमिली में नहीं गाता, स्कूल में जो भी प्रोग्राम होगा तो तब मैं गाता थोड़ा सा। आप स्कूल में पढ़ रहे हैं? जी कौन सी क्लास में? मैट्रिक में। अच्छा, अरे वाह। क्या एज है आपकी? मेरी अभी 18 की उम्र। अच्छा अच्छा। लेकिन फैमिली सपोर्ट करती है आई मीन आपकी सिंगिंग को या नहीं? जी करती है। अच्छा मैं आपको एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूंगी। मैं यहाँ पाकिस्तान से भी किसी सिंगर का दे सकती थी। ये मत समझिएगा कि कॉम्प्लीमेंट देने का मतलब है आप उनको कॉपी करें या फॉलो करें। मुझे वर्ड्स नहीं है कि मैं आपकी इस आवाज पर और आपके सुर पे, मुझे आपने जैसे सैया बोला, मुझे कैलाश खेर की थोड़ी सी ना गाना होगा तो वही आएगा। नहीं लेकिन नहीं Exactly. देखिए लाजमी नहीं कि अगर आप किसी सिंगर का गाना गा रहे हैं तो आप वैसे ही गाएं touch आ रहा था। तो आपने बहुत ज्यादा एक सेकंड के लिए मैंने आंखें बंद किया, मैंने कहा लिटरली But he has a different voice than him. उनका ऐसा है, सैया। He has a better voice. Yes. लेकिन वो More bassy. I like it. Yes. जी कायनात, क्योंकि वो एक लेजेंड है, तो मैं इसलिए बता रही थी कि आप मैट्रिक के स्टूडेंट हैं, यू स्टिल यंग, आप अभी आगे सीखेंगे, अभी आप 18 साल की भी नहीं हैं, राइट? तो अभी से एक इतने सीनियर लेजेंड एक्टर का एक इतने लेजेंड सिंगर का गाना गाना और उसको अच्छे से परफॉर्म करना बहुत बड़ी निभाया है, गाना निभाया है। हकीकत बात है, हकीकत बात है। अच्छा मैं आपसे ये कहूंगी कि मतलब आपने कहा गॉड गिफ्टेड है, मतलब आपने सीखा नहीं और इतना परफेक्ट तरीके से आपने गाया है। मतलब एक ज्यादातर होता है लोग जब आवाज जो है ना सुर वो ऊपर लेकर जाते हैं, उनकी आवाज फट जाती है, ब्लास्ट करती है, लेकिन आपने इतने प्रॉपर तरीके से गाया कि मैं हैरान हूँ कि इतनी प्रॉपर आवाज, वो भी गॉड गिफ्टेड हो, दैट्स रियली अमेजिंग। तो अभी आप मैट्रिक में हैं, कौन सी फील्ड है? साइंस, आर्ट्स? साइंस में। अरे वाह, तो आगे आपने फ्यूचर में क्या कंटिन्यू करना है? सिंगिंग करनी है। सिंगिंग। तो साइंस क्यों रखी आपने? वो तो साइंस ज्यादातर तो मेडिकल स्कूल के वाले स्टूडेंट्स ले रखता ले है। ली। सॉरी, मतलब स्कूल वाले डेली मैंने ले ली साइंस। ये लो बेटा साइंस यानी कि आप ये असल हमारे स्कूल में जो ना सबको मिलती साइंस है। ऐसा क्यों? जी ऐसा ऑप्शन नहीं था इनके पास। ऑप्शन नहीं है। लेकिन मैंने तो ज्यादातर देखा है जो बच्चे बहुत ज्यादा अच्छे होते हैं पढ़ाई में वो वो मैट्रिक science- के बाद जाके लेते हैं। हाँ, मैट्रिक के बाद जाके ज्यादातर लेते हैं हमारे स्कूल में। चलिए ये एक देखे- डॉक्टर ऐसा निकल आएगा जो सिंगिंग भी करता होगा, क्यों जी? नहीं लेकिन क्या मुश्किल है क्योंकि साइंस जाहिर सी बात है, आपको स्टडी पे भी फोकस करना है ना, आपको बेस्ट देना है। अगर आप सिंगिंग में बेस्ट है तो आपको पढ़ाई में भी घर वाले फोर्स करेंगे कि आप उस पे भी फोकस करें। क्या हर टाइम गाता रहता है तो वो वाला सीन तो नहीं हो सकता ना, तो मुश्किल है आपके लिए मैनेज करना। मुश्किल तो है थोड़ा सा, क्योंकि टाइम देना पड़ता है इधर भी उधर भी। आपके इंटरेस्ट से अगर आउट है ना, अगर आपका शौक नहीं है तो साइंस उसके लिए वाकई बहुत मुश्किल है। लेकिन मुझे आप एक बात बताएं कि व्हाई डिड यू चूज कैलाश खेर? और दूसरा सवाल है कि आपके सुर ताल इतने परफेक्ट कैसे हैं? मतलब आप रियाज वगैरह करते होंगे, आई एम श्योर। नहीं, मैं बचपन से बस गाता आ रहा हूँ। बचपन से गाते आ रहे, कोई रियाज नहीं करते आप? नहीं, माशाल्लाह, कुछ लोग बगैर रियाज के भी, भैया। कुछ लोग वाकई बगैर रियाज के भी बहुत सुरीला और परफेक्ट उनके तालमेल जो आपने जोड़े। और कैलाश का गाना Exactly. के साथ जस्टिस करना वाकई बहुत मुश्किल काम है। Exactly. वो गाते ही बड़े कॉम्प्लिकेटेड से गाना है। अच्छा, फ्यूचर क्या है? 5 साल बाद, 10 साल बाद रोहित साहब कहाँ खड़े हैं? डॉक्टर खड़े हैं, सिंगर खड़े या हैं। फिर पॉलिटिक्स हाँ जाएंगे। सिंगर करें। हाँ, मतलब पैशन है, जुनून है। जी
इसीलिए तो आवाज अच्छी है, क्योंकि आपका फोकस जो है वो पूरा सिंगिंग पर है। ओरिजिनल गाना बनाया कभी आपने अपना? नहीं, आज तक मैंने कभी कुछ बनाया नहीं है तो ऐसे गाता होता मैं। कभी दिल टूटा तो मैंने सोचा अब गा लूं लड़की। अभी तो बेचारा मैट्रिक में है, अभी से दिल टूट गया। मैट्रिक में दिल नहीं टूटते। नहीं, ऐसा कुछ हमारे नहीं है, वो टूटे बच्चा मैट्रिक में। बिल्कुल सही सीधी राह पर जा रहा है तो जाने दो। सबसे ज्यादा मैट्रिक में ही टूटते हैं जी। बिटर रियलिटी। सीरियसली आपका कोई YouTube चैनल है कुछ जी, अभी कॉन्सेप्ट? तक तो कुछ भी नहीं। आप मुझे एक बात बताएं, आपने पहली दफा इस प्लेटफॉर्म पे गा रहे हैं या कहीं और भी किसी और प्लेटफॉर्म पे गए हैं गाने? स्कूल में गाया, उसके अलावा नहीं। मतलब स्कूल के अलावा प्लेटफॉर्म, अगर मीडिया ऑफिशियल नहीं प्लेटफॉर्म? नहीं। ये फर्स्ट टाइम ये first time है। है। परफॉर्मेंस दिए, तालियां हो जाए। कॉन्फिडेंस। एग्जैक्टली दिस इज व्हाट आई एम बट स्पीकिंग। वो वाली जो लाइन है ना, मैं कहती हूँ प्रोमो वाली लाइन थी, दे दी तो ले ली। वो जो आपने फर्स्ट जो गाने का स्टार्ट किया, लाइन बताएं जरा जल्दी से। सैया नहीं, इससे पहले फर्स्ट लाइन, बिल्कुल सॉन्ग की फर्स्ट लाइन थी। तू जो छू ले प्यार से हाँ, मर जाऊं मैं। मर जाऊं। तो ये ऐसे थे, तू जो छू ले प्यार से मर जाऊं। Expression, he was so into the song. Indulged. Yeah, माशाल्लाह। Very good. लेकिन अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सीरियसली मैं हमेशा ये चीज कहती हूँ और आज मैं दोबारा कह रही हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इतना टैलेंट है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना टैलेंट हमारी हर गली में, हर घर से जो है वो एक बच्चा निकलता है जो बहुत ज्यादा टैलेंटेड होता है। वो एक पंजाबी में एक मिसाल है ना, एट पुट्टो तो बच्चा निकलेगा, कुछ ऐसा है। बच्चा निकले, ये कौन सा पत्थर मारो तो सिग्नल निकले, ये समझ में आता है। कुछ एक कहावत है, बट मुझे नहीं पता, जो समझने वाले होंगे वो समझ अच्छा, जाएंगे। मैं क्या बात आपसे करें? बहुत क्विकली कहूंगी, क्योंकि यू आर सो यंग और आप इंस्पिरेशन है उन तमाम बच्चों की, उन तमाम लोगों की कि जिन्हें मतलब कहते हैं ना कि सपोर्ट नहीं है या सपोर्ट है भी तो उनके पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। तो अगर आप उन्हें मैसेज देना चाहें, क्योंकि आप माशाल्लाह से कॉन्फिडेंट भी हैं और आप जो भी मैसेज देना चाहें प्लीज दें। मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि बस ये थैंक यू भाई का, जिनको मैंने बोला था, उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे मिला। Very nice. पहली दफा कैमरा फेस करना। हम टैलेंट की बात कर रहे हैं, देखिए टैलेंट हो, प्लेटफॉर्म की पर्ची लगानी पड़ती है। ऐसा नहीं होता, पर्ची नहीं होते, हमें कांटेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद हम उनको इनवाइट करते हैं, वो पर्ची नहीं सिस्टम बता रहे हैं, थैंक्स कर रहे हैं। टैलेंट आपकी जो बात है, ये मजाक करते हैं यूनस की, प्लीज ऐसी बातों को सीरियसली ना लिया करें। लेकिन मुझे लगता है कि आप में टैलेंट होता है तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। अगेन आपका लक है, बट आपका फोकस होना भी बहुत जरूरी है। आपने कहा कि दे दी, साइंस दे दी, अगर आपका साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो फिर आप इसी में इंटरेस्ट रखें, एक दिन इंशाल्लाह बहुत बड़े सिंगर बनेंगे और हम सब आपकी कॉन्सर्ट पे आएंगे। नहीं मांगना कहना, छोड़ने हरकत। थैंक यू सो मच रोहित साहब, आप हमारे शो में आए। लेकिन अगर आप लोग आना चाहते हैं, इस शो में परफॉर्म करना चाहते हैं, तो ये कांटेक्ट नंबर पे कांटेक्ट करें, हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करें, यूट्यूब पे मैसेज करें, इंस्टाग्राम पे, हर जगह मैसेज करें और इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू कम हियर एंड परफॉर्म। रोहित साहब थैंक यू सो मच, आप हमारे शो में एक गाना हो जाए, वो गाना सुनते सुनते आप ब्रेक में चले जाएं। और पर्सनली जो है आप यूनस को भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ये भी आप ला सकते हैं। सुबह 5 बजे मत कीजिएगा, मैं सीधा उठा हुआ नहीं तो सो रहा होता जी। कह दे तू आएगा नहीं, मुझसे मिल पाएगा नहीं, देखूं क्यों राहें मैं तेरी, दिल से तू जाएगा नहीं, तू दर्द समझेगा ये नहीं, मुश्किल है आगे जिंदगी। मन था बड़ा तू होता मेरा, तू ना मिला, गम है तेरा, क्यों दिया दर्द हमें, हम आज तलक ना समझे, बुरे हैं क्या इतने तुम आ न सके जो मिलने। वेलकम बैक नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि पाकिस्तान नंबर 1 पोजीशन में आ गया है और ये कोई खुशी का मकाम नहीं है, क्योंकि लाहौर फिर से एक बार द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी नंबर 1 बन गया पूरी दुनिया में। बहुत अफसोस की बात है ये। पोल्यूशन क्या है? पोल्यूशन वो है कि कोई सब्सटेंस या कोई ऐसी चीज जिससे एनवायरनमेंट में या इंसान या ह्यूमन पे इंपैक्ट होता है नेगेटिव, उसको कहते हैं पोल्यूशन। पोल्यूशन की टाइप्स कितनी है? 7 हैं बेसिकली। मैं बता दूं, एयर पोल्यूशन क्या है? फैक्ट्रीज, चिमनीज, व्हीकल्स, वुड बर्निंग, इससे होता है। फिर होता है वाटर
जो वाटर में पोल्यूशन हो रही है, फिर है सॉइल पोल्यूशन, फिर है लाइट पोल्यूशन, फिर है नॉइज पोल्यूशन, फिर रेडियो एक्टिव पोल्यूशन, फिर प्लास्टिक पोल्यूशन, लाहौर पोल्यूशन, हम पोल्यूशन, सब पोल्यूशन, पोल्यूशन पोल्यूशन, सॉल्व दिस पोल्यूशन जी। एयर पोल्यूशन क्या है, कहां से निकलती है, सबको पता है, चिमनीज, फैक्ट्रीज, व्हीकल्स, आप लकड़ी भी जलाएंगे उससे भी निकलेगी। इससे निकलती कैसे है, सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड और ग्रीन हाउस गैसेस हैं जो ओजोन लेयर में जाके कब्जा करती हैं, और जो एयर है जो हम ब्रीथ कर रहे हैं उससे मसला होता है। अब आ जाए, ग्लोबल वार्मिंग कराती है, ये बढ़ाती है, एसिड रेन इनकी वजह से हो रही है। अब इंसानों पे क्या हो रहा है, अस्थमा हो रहा है, लंग कैंसर हो रहा है, ठीक है। आप नेक्स्ट चेस्ट पॉइंट, इन्फेक्शन हो रहा है। जी जी, वो तो आप डॉक्टर को इलाज कराएं अगर आपको हो रहा है। मुझे नहीं हो रहा, अच्छा। वहां के लोगों को हो रहा जी है। जी। सेकंड है वाटर पोल्यूशन क्या है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं डोमेस्टिक वाटर, वो तब जाता है सीवरेज में, उसकी वजह से भी पोल्यूशन होती है। जो समुद्र में डंप कर रहे हैं हम लोग, इंडस्ट्रियल जो वाटर वेस्टेज है वो भी डंप कर रहे हैं, ठीक है जी। इसके इफेक्ट्स क्या हैं, इसके इफेक्ट सबसे ज्यादा जो डैमेज करते हैं, फूड चेन को तबाह कर रहे हैं। फूड चेन क्या है, सब चल रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मछली को कोई बड़ी मछली खाते हैं, फिर इंसान मछली को खाता है, बड़ा प्रेडेटर, ठीक है। तो जो फूड चेन को डैमेज करता है सबसे बड़ा कि फिश को, जो आपकी सी लाइफ है उसको डैमेज होता है, ड्रिंकिंग वाटर डैमेज होता है, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए, इंसान पे क्या फर्क पड़ता है, सबसे जो बीमारी है वो है डायरिया। इंसान का जो गंदा पानी पीने से सबसे जो गंदी लगती है बीमारी वो डायरिया, ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाए सॉइल लैंड पोल्यूशन। ये क्या होता है, जो आपने देखा होगा कीड़े मार दवा, इतने कीड़े हैं पाकिस्तान में, उनको एक बार मार दिया जाए ये स्प्रे करके, आपने देखा होगा फार्म्स वगैरह पे कुछ खाने पीने की जब चीजें उगरी होती है वीडियो, तो एक पेस्टिसाइड्स मारते हैं, वो दवाई मारते हैं, और कुछ कीड़े मरते भी नहीं है। और ये ऐसे कीड़े हैं, ये मैं क्या करूं, कोई 12 मुंह वाले कीड़े हैं, ये मरे एक दफा तो इंसान पाकिस्तान में सुकून आए। ये जो होते हैं ना, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं बैठे हुए, कोई जा रहा होगा स्टैंड डाले, बाजी तो अट्टा आ गया, अरे इधर देख, ये जो कीड़े ना इनको मारे पहले, ठीक है। और दूसरी चीज ये है कि डेंगू का जो स्प्रे वगैरह यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि वो तो इतनी बीमारी जो है वो फैली हुई थी, उसकी वजह से तो वो स्प्रे यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं आपको बता दूं सॉइल और भी क्या होता है, इंडस्ट्रियल वेस्ट, फैक्ट्रीज ने अपना कचरा निकाला, फेंक दिया फार्म लैंड पे, खत्म हो गया, जो सॉइल था जिस पर उगा सकते थे खाना वो खत्म हो गया। डिफॉरेस्टेशन, सबसे बड़ा मसला डिफॉरेस्टेशन। मैं दरख्त काट दूंगा ना तो उधर उगने में बहुत टाइम लगेगा नेक्स्ट प्लांट को, तो ये डिफॉरेस्टेशन की वजह से भी सॉइल जो है इरोजन की तरफ जा रहा होगा। काट क्यों रहे हैं दरख्त आप फिर? क्यों काट रहे हैं दरख्त? नहीं काट 2.5 लाख का बिकता है, आपको पता भी नहीं, नॉर्दर्न एरियाज में 2.5 लाख का दरख्त बिकता है, 2.5 लाख में आपके 6 महीने लग जाते हैं, ज़लज़ले आते हैं, तूफान आते हैं, इसी वजह से आते हैं, बहुत नुकसान है। प्लांट्स नहीं उगते, सिंपल चीज। चौथी आ जाए नॉइज पोल्यूशन, जब सना ऊंचा बात करती है तो वो नॉइज पोल्यूशन फैला रही है, ठीक है। 85 डेसिबल से ऊपर कोई आवाज जाएगी वो नॉइज पोल्यूशन होगी। सबसे ज्यादा यहाँ पर होता है हमारे, पता है आपको, नॉइज पोल्यूशन। और वो है, वो एक ही रीजन है, सबको पता है, लेकिन कमिंग बैक टू माय पॉइंट, नॉइज पोल्यूशन क्या करती है, इंसान को बहरा करती है, स्ट्रेस देती है, हाइपरटेंशन देती है, ठीक है, इंसानों को। अब आ जाए रेडियो एक्टिव। अच्छा, कॉन्सर्ट्स को मैं बता दूं, अगर तो डेसिमल 85 है, एक -0 पॉइंट समथिंग है डेसिमल है, जिसमें आप किसी कमरे में जाते हैं आपको अपनी हार्ट बीट तक सुनाई दे रही होती है। सेम गोज ओवर 85 जो कॉन्सर्ट्स होते हैं, बेस लगते हैं, 85 उसकी है डेसिमल पॉइंट, उससे ऊपर गया बहरे हो गए, ठीक है जी। आ जाए नेक्स्ट पोल्यूशन, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन। रेडियो एक्टिव पोल्यूशन क्या है, जैसे बम फाड़ दिया मैंने, वो जो उसके बाद जैसे नागासाकी और उसमें हिरोशिमा में हुआ था, उसके इफेक्ट्स तो पता है, स्किन कैंसर, ब्लड कैंसर, इनफर्टिलिटी, बर्थ डिफेक्ट्स, वेदर का भी शायद वो एब्नॉर्मल ही रहता है। अब आ जाए अंडर वाटर न्यूक्लियर टेस्टिंग, और जो ब्लास्ट करते हैं ना न्यूक्लियर जो वेपन्स, उसकी वजह से पूरा वो आ रहा है, रेडियो एक्टिव आप पानी में फेंक रहे हैं, उससे फिश लाइफ डैमेज हो रही है, सी लाइफ डैमेज हो रही है, फूड चेन खराब हो रही है, मरीन लाइफ। और रेडियो एक्टिव का जैसे फॉर एग्जांपल मैंने डंप कर दिया, मैंने ये प्लांट बनाया हुआ, यहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट बनाया हुआ, यहाँ का जो बकवास मटेरियल था ना, मैंने ऐसे घर के बाहर फेंक दिया। अब उसकी वजह से वो रेडियो एक्टिव जो हो रहा है वो बीमारियां फैला रहा है, ये बहुत डेंजरस है। रेडियो एक्टिव तो इट्स वेरी डेंजरस। उसके बाद प्लास्टिक, सबको पता है, बोतलें नहीं फेंको, लेकिन फिर भी हमारी पाकिस्तानी कौम ये प्लास्टिक है, गाड़ी चला रही है, क्यों फेंकते हैं आप? क्यों फेंकते हैं? मैं फेंकता हूँ क्योंकि आप मुझे दिखती है, तो आपको लगे जी। फिर है लाइट पोल्यूशन। ये पोल्यूशन शायद किसी को पता नहीं है, आपने नोटिस किया कि लाइट जो होती है रातों में, जो जैसे कराची द सिटी ऑफ लाइट्स, शायद क्योंकि सोते नहीं है, जब लाइट्स होती है इंसान का दिल भी नहीं होता सोने का, तो उस वजह से गांव वगैरह में उल्टा है, लाइट्स बंद, नहीं भी नींद आ रही होगी ना, आ जाएगी। और ये लाइट पोल्यूशन, जैसे कि बड़ी बड़ी लाइट्स लगी हुई है, चीजें लगी हुई है और अननेचुरल, उससे क्या कॉज आता है, जल्दी से एक बारी में बता दें, कोई कॉज आ रहा है दिमाग में, फैक्ट्स क्या है? मुझे तो लगता है सर दर्द होता है, सही वाला, और स्किन कैंसर भी होता है, लाइट्स जो बहुत हेवी है, वो तो हेवी लाइट्स जो हम पार्क में जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स है हेवी है, उससे कोई इफेक्ट जल्दी से सर दर्द होता है, नींद नहीं आती है, इंसान को माइग्रेन बढ़ता है, बहुत बढ़ता है।
आई गेस इंसान की स्किन के लिए थोड़ा पैथेटिक है वो। नहीं, मैं अब सबसे बड़ा डैमेज जो करता है वाइल्ड लाइफ को करता है। Wildlife? जानवरों को तो आदत है रात में सोने की, हम इंसान जो जानवर से भी बदतर है वो जाग रहे हैं। उनकी जो चीख के, लेकिन कोई भी नहीं सोता है। उनकी जो वाइल्ड लाइफ की है ना, उनकी रूटीन खराब हो रही है, नेचर की रूटीन खराब हो रही है। आपको ये नहीं पता, लाइट पोल्यूशन से दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज हो रही है, रातों को ज्यादा निकल रही है। ठीक है, अब आ जाए, ये सब बताने का मकसद क्या है। एक तो हमारे लाहौर में जो भी बीमार हैं, जो हो रहे हैं, अल्लाह उनको सेहत दे, अल्लाह वहां से बचाए लोगों को। वहां पे ये एक साइंटिफिक रिसर्च है या एक ओपिनियन है, वर्ड ऑफ माउथ है कि अगर आपने लाहौर की खुली हवा में 5 मिनट गुजारे, दैट मींस यू आर स्मोकिंग 20 सिगरेट्स इन 5 मिनट्स। इतनी पोल्यूटेड हो गई है। इस सब बताने का मकसद ये है कि सिर्फ लाहौर में नहीं, हमारी एनवायरनमेंट, दुनिया की ओजोन लेयर खराब हो रही है। ओजोन लेयर क्या है, मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसी प्रोटेक्शन शील्ड है दुनिया के अराउंड जिसमें सुराख होता जा रहा है। मैं ऑक्सीजन का थोड़ा सा साइंस का बताता हूँ। ये मैं हमेशा बिजनेस का स्टूडेंट रहा हूँ, लेकिन मुझे साइंस का शौक था, तो मैं बता दूं। यहाँ से 2 एटम जाते हैं ऑक्सीजन के, ऐसे ऐसे करके ये जा रहे हैं। ठीक है, आप जहाँ जा रही मान आ जाए, नीचे आ जाए, और आसमान से, दुनिया के बाहर से 2 आ रहे हैं। ये एक निकल गया, ये जो एक है ये 3 के साथ मिक्स हो गया, 3 ऑक्सीजन के एटम्स के साथ। अब ये 3 करके बन के बन गया। अब जो नीचे से पोल्यूशन आ रही है ना, वो एक ऑक्सीजन वाला जो दुनिया से जा रही है ऑक्सीजन एटम, उसको तोड़ रहा है। हाँ, वहाँ के ठीक है, ऊपर से कुछ नहीं है, वो तो अल्ट्रावायलेट रेज जो है वो बचा रहा है सूरज से, ओजोन लेयर। अगर अल्ट्रावायलेट रेज नहीं, सॉरी, अगर ओजोन लेयर नहीं होती और दुनिया का क्या हाल होता, ये मैं पिक्चर दिखा रहा हूँ आपको, ये जरा देखें। ठीक है डायरेक्टर साहब, आपने ये पिक्चर लगा दी है, ये देखें, ये हाल होता ओजोन लेयर के बगैर का। ठीक है, ओजोन लेयर को कैसे बचाया जाए? डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर जो हो रही है, इसका क्या इशू है? हालिया सिचुएशन ना हो ना, अभी जो करंट सिचुएशन है, आपने देखो सनस्क्रीन लगाने को कहते हैं आप, जब भी आप धूप में जाएं, ज्यादा धूप में टाइम ना बिताएं। वो तो गोरे तो पागल हुए हमें कि वी वांट टू टैन, हमें काला होना है, या हम पाकिस्तानी काले मर रहे हैं, हमें गोरा होना है, क्रीमें लगा रहे हैं। ये ना करें प्लीज। मैं आपको बस लास्ट चीज बता दूं कि ये जो ओजोन लेयर है, ये 3 to 5 मिलीमीटर की है बस। ठीक है, और उसमें होल होता जा रहा है, और पर्टिकुलर नहीं, ये इतनी थिक है बस, ये कोई बहुत बड़ी शील्ड नहीं है। उसमें सुराख करना आसान है, और ये बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगी। अल्लाह बचाए हमें, हो रही है दिन ब दिन। एग्जैक्टली। एक मैंने कैसे बचाएं ओजोन लेयर को? ओजोन लेयर को लिए प्लीज आप, मैं एक इधर उनका बैंक अकाउंट नंबर दे रहा हूं, तो आप प्लीज अपना डोनेशन दें ताकि हम ओजोन लेयर को बचा सके। मैं मजाक कर रहा हूँ। ओजोन लेयर को आपने कैसे बचाना है वो मैं बता रहा हूँ आपको। जो आपके फ्रिज है, एसी है, ये एक बड़ा गंदा निकालते हैं कार्बन, जिसको कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोक्साइड। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोफ्लोराइड। ऐसे लग रहा है जैसे टूटी फ्रूटी लग रहा है। अब खानिए, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओजोन जो आपके फ्रिज है, एसीज हैं, अगर तो 20 साल पुराने तोड़ दें भाई, तोड़वा दें उसको, यूज ना करें। आपकी गाड़ियां फू मार रही है ना, काले धुएं, तोड़ दें गाड़ी। ऐसी 20 साल पुरानी गाड़ी का 20 साल एज है इक्विपमेंट की, फ्रिज, एसी, टेलीविजन, गाड़ी, बाइक, 20 साल से ऊपर आप खींच रहे हैं। बचपन से फ्रिज, मतलब बचपन में फ्रिज आया होता है घर में, और बुढ़ापे तक वही फ्रिज चल रहा है। 85 की एफएक्स रखी हुई है, उससे क्या करोगे भाई? कुछ नहीं है। फ्रिज का, हमारे दादाबू रहते थे, हमारे दादाबू का फ्रिज है। अबे दादाबू रहते थे क्या फ्रिज में? तोड़ दो दादाबू की। मैं जा रही हूँ यूनस की गाड़ी तोड़ने के लिए। मेरी गाड़ी पे आप नहीं जाएगा। दिस इज माय वेरी, मेरी एफएक्स नहीं है। मेरे दोस्त एक्स रखे हुए, उस पे लिखा हुआ एक पे एफ, एक पे लिखा है एक्स। यूं पहनता हूँ, यूं करके निकलता हूँ मैं, कोई पकड़ नहीं पाता। बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि पोल्यूशन इज अ वेरी डेंजरस थिंग। अगर आप बचना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। And that's the bottom line, because Stone Cold said so. बिल्कुल। यूनस, बहुत अच्छा आपने इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट पोल्यूशन, और आप जितने भी देखने वाले हैं कोशिश कीजिए कि जितना भी आप कर सकते हैं उतनी कोशिश करें और पोल्यूशन को कम से कम फैलाएं, क्योंकि जो हमारे हाथ में है वो जिम्मेदारी तो हम ले सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं ब्रेक पर, लेकिन आपने कहीं नहीं जाना। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। तो फिर आओ मुझको सताओ, तो फिर आओ मुझको रुलाओ। दिल बादल बने, आंखें बहने लगे,
जैसे आंधी चले तो फिर आओ, मुझको सताओ तो फिर आओ, मुझको रुलाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ, अभी जाओ। वेलकम बैक जी अनम। वेलकम टू आवर शो। सैयद हमदान अली, क्या समा बांधा इन्होंने, बड़ी खूबसूरत इनकी आवाज थी और जो गाना आपने चूज किया दैट वाज रियली डिफिकल्ट। माशाल्लाह से आपने बहुत अच्छा गाया। कितने साल से गा रहे हैं आप? बचपन से गा, इसीलिए मुझे आपकी आवाज काफी प्रैक्टिकल लगी। तो आपने सीखा है कहीं से? कहीं से नहीं, गॉड गिफ्टेड है? ये ना वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। अच्छा हमदान, वैसे आपने बहुत अच्छा गाया। मेरा ना ये सवाल हमेशा होता है जब मैं किसी की हेल्थ देखती ना, थोड़ा जब कोई स्किनी देखे, आप माइंड तो नहीं करेंगे, आई एम सेइंग कि फॉर जिनके घर एग्जांपल शीशे के होते हैं वो दूसरे घर में मैं खुद इसके नहीं हो, तो मैं कभी भी इतना हाई सुर में सांस आ जाता है, वो सारी चीज़ें, तो ये प्रैक्टिस करने से मुझे पता है कि बहुत अच्छी मजीद चीज़ें होती है। पर आप मुझे एक बात बताएं, ये तो कॉम्प्लीमेंट था आपको कि आपने वाकई जब सुर लगाया तो मैं खुद वाओ, नाइस, वेरी नाइस। और दूसरा कि आपका आइडियल कौन है? मुस्तफा जाहिद। मुस्तफा जाहिद, रॉक्सन, जिनका गाना गाया उन्होंने। अरे वाह, जिनका गाना आपने गाया आप उन्हीं से इंस्पायर्ड है। हैट्स ऑफ टू यू। आज वाकई ये हमारे एपिसोड में हुआ है कि जो सिंगर का गाना गा रहे हो वो बेस्ट दे रहे हैं, मतलब आपने भी बेस्ट दिया। मेरा सवाल ये है सैयद हमदान अली, ये जो आवाज है, लेकिन इनकी आवाज को क्या हो गया? यस, इनकी अपनी आपकी खुद की आपकी आवाज भी 19-20 ऐसी है। मेरी तो है, मेरी तो गॉड गिफ्टेड और बड़ी खूबसूरत आवाज है। आपको लगता है? बहुत खूबसूरत है। अगर आप लोगों का हो गया हो तो सवाल की तरफ चलो। मैं चलो, जी मैं आ रहा हूँ उस तरफ। सैयद हमदान अली, ये जो आवाज आप है ये कैसे है, कैसी होती है, और ये आवाज में क्या कोई तो प्रैक्टिस होगी? कोई प्रैक्टिस नहीं, माशाल्लाह। बिल्कुल कुछ नहीं। कोई कुछ नहीं। अरे माशा। अच्छा, आपकी फैमिली में कोई सिंगिंग करता है या सिर्फ आप मेरी ही फैमिली सिंगिंग? में कोई सिंगिंग नहीं कोई सिंगिंग नहीं ठीक है, सारे जवाब नहीं He है। is ready नहीं for है। the answers. हाँ, नहीं है, नहीं। जी सना, आप बोले, मैं अच्छा, जवाब आप- कैसे बता दूं? नहीं है। हाँ ठीक है, किसी से मोहब्बत की आपने? नहीं। नहीं, नहीं, आगे बढ़े, कहना सवाल। आप प्रयास तो करते होंगे, बेस नहीं, कैसे नहीं करते, है? आगे बढ़े। आप पढ़ भी रहे हैं? आप स्टूडेंट भी हैं या स्टूडेंट भी हैं, साथ पढ़ाई कर रहे हैं? क्या पढ़ रहे हैं आप? मैं फिलहाल इंटर कर रहा हूँ। इंटर कर रहे हैं, Oh, माशाल्लाह। that's really amazing. अच्छा, आप आई मीन जॉब भी करते हैं और सिंगिंग भी करते हैं, ऐसा है कुछ? नहीं, जॉब तो नहीं कर रहा फिलहाल। पढ़ रहे हैं सिर्फ। नहीं करते, इतना बड़े हो स्टूडेंट गए। है। अभी फोकस करें, उनके पैसा है, वो वडेरे के बेटे, आपको क्या? हाँ, ये बात भी अच्छा। बढ़िया है। हाँ जी, आप नहीं, आप पूछे। नहीं, मेंस फर्स्ट। अच्छा हमदान, मुझे आप ये बताएं कि आप सिंगिंग भी कर रहे हैं, आपने कहा आप पढ़ भी रहे, तो आप आगे जाकर किस चीज़ को जो है वो कौन सी फील्ड है? सबसे पहले तो ये बताएं अपनी। इंटर में इंटर में इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग, ओहो, बहुत मुश्किल फील्ड है। तो आप आगे जाके क्या कंटिन्यू करेंगे? मुझे तो असल में शौक जो है ना सिंगिंग का ही था। अब वो वालिदैन की मेरा- वजह से, बस वालिदैन ने कहा थोड़ी एजुकेशन पे, तो इस वजह से जाहिर सी It बात happens. है। उनकी ख्वाहिश थी तो अच्छा, मेरा एक सवाल है, आई मीन इंजीनियर जो हैं वो सिंगर क्यों हैं? आई मीन मैंने जितने भी यहाँ पर सिंगर्स देखे हैं वो सारे इंजीनियर के बाद उनका आगे जो नेक्स्ट आंसर होता है वो ये होता है हमें सिंगिंग। वो singer है ना, कैसे, engineering। क्यों? पता नहीं, अब मुझे इस बारे में मैं कुछ बताती हूँ कि जैसे ये बोल रहे हैं और तकरीबन हर सिंगर यही बोलते हैं कि इंजीनियरिंग हम अम्मा अब्बा के Boring हो दबाव जाता में है। करते हैं। नहीं, एक अम्मा अब्बा के दबाव में होता है प्रोफेशन और एक अपनी मर्जी का होता है, तो इसलिए वो सिंगिंग और इंजीनियरिंग का आपको ऐसा नहीं लगता जो रहती है? इंजीनियर होते हैं थोड़े बोरिंग भी होते हैं, तो इसलिए वो जो अपना चूज कर लेते हैं कि पर्सन सिंगर। टू पर्सन होता है। हाँ, उसका। वेरी फ्रॉम पर्सन टू हाँ, पर्सन। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं हमदान, आप कोई इंस्ट्रूमेंट भी बजाते हैं, जैसे गिटार, कोई नहीं, नहीं। देखा मुझे पता था। हमदान मुझे ये बता, 5 साल बाद 10 साल बाद आपने कहाँ देखते? ये नहीं बोलेगा कि नहीं देखता, देखना पड़ेगा। बताए क्या कहा आपने? 5 साल बाद 10 साल बाद आप कहाँ देखते हैं अपने आप को? एज ए सिंगर, परफॉर्मर, या इंजीनियर की जॉब, या कोई बिजनेस, एनीथिंग? सिंगर पर तो उसके लिए क्या आपने कोई रोड मैप बनाया होगा? नहीं। अभी तक फिलहाल
अच्छा, हमदान बहुत ज़रूरी होता है जब हम कोई भी चीज़ सीखते हैं या हम करते हैं। देखिए, आप अभी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जो कि अपने में ही बहुत मुश्किल फील्ड है, लेकिन आप बहुत अच्छे सिंगर हैं, मतलब आपको जो गॉड गिफ्टेड वॉइस है वो आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं सुर और ताल जो होते हैं वो हमें सीखना भी बहुत ज़रूरी होता है। एग्जैक्टली। तो आप आगे आपने क्या सोचा है, किसी एडमिशन लेंगे? ख्वाहिश तो यही है मेरी फिलहाल। अरे नहीं नहीं, ये तो नहीं अभी बोला आपने इसके लिए हाँ प्लान बोला इसने। नहीं सडन शिफ्ट नहीं, इसके लिए आपने कोई प्लान किया है कहीं लाइक इंस्टीट्यूट पे या कोई टीचर को? क्योंकि उन्होंने सना ने बहुत अच्छी बात की कि अभी तो चले गॉड नहीं, अभी गिफ्टेड तो मैंने कोई प्लान नहीं किया। तभी नहीं, तो अब कब प्लान करेंगे? करें आप प्लान। इंशाल्लाह करूँ। अच्छा इंशाल्लाह। अभी यहाँ से जाने के बाद ये जो आपका क्या आपने plan है? ये आपका पहला प्लेटफॉर्म है? यहाँ से जाने के बाद सॉरी ये आपका पहला प्लेटफॉर्म है पहला मतलब? हाँ 2 हाँ 15 नो। ये लड़कियों वाली थोड़ी सी याद आया नहीं होती, कहते हैं लड़कियों का हर ना हाँ होता है, तो ये इसी तरह का इनका नो मींस नो। नहीं लड़कियों का means no ही होता है समटाइम लड़कियों का यस भी नो ही होता है। एग्जैक्टली। लड़कियों का कुछ नहीं पता होता है, वो कब यस बोले कब नो बोले, कब वो मे भी बोल दे। It's not ठीक है ना girls and boys. जी नहीं, ट्रू दैट औरत बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है। हाँ ये तो है, Subject है। कभी कभी ना भी हाँ होता है, कभी कभी हाँ लेकिन भी हम ना उनकी होता है। हाँ ना से बाहर आना चाहते हैं। प्लीज अब तो आपको देना पड़ेगा एक मैसेज। अगर आप कहते हैं कि जैसे आपने कहा कि मैंने सीखा नहीं है, फॉर वो स्टूडेंट जिनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है लेकिन वो किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाते हुए घबराते, तो उनको क्या मैसेज देंगे आप? मैं उनको ये मैसेज दूंगा कि वो घबराए ना, क्योंकि मुझे भी थोड़ी वो घबराहट हो रही थी, लेकिन मैंने घबराहट को भाई के कहने पर उन्होंने थोड़ा गाइड किया मुझे। हम सबके कहने तो पर हौसला नहीं दिया। नहीं ये लेने दे कॉम्प्लीमेंट। रहने क्यों दे। आप बीच में चलती गाड़ी के सामने आए? All the best बोला you know? अच्छा, ये तो आपने इमरान खान वाला कॉम्प्लीमेंट हाँ, दे दिया, जी, जी। घबराना नहीं है। उसी स्टाइल में जरा हो जाए इमरान खान साहब के। आवाज भी वैसी बेस्ड जी, है जी, आपकी। हो जाएगा, try हो जाए। जी उस थोड़ा मैं कह रहा था आपने घबराना नहीं है, आपने घबराना नहीं है, मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो, आपने घबराना नहीं है। आपने घबराना नहीं। वाह, 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 तालियां दीजिए। आपका कोई अपना खुद का लिखा हुआ कोई गाना है? नहीं लिखा हुआ तो कोई नहीं है, एक और मेरा सॉन्ग है इसी फिल्म का। अच्छा, गुनगुनाना चाहेंगे आप? नहीं, थैंक यू सो मच हमदान साहब, आप हमारे शो में आए। बहुत अच्छी आवाज है और इंशाल्लाह मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वापस शो में बुलाया जाएगा, इंशाल्लाह। फीडबैक आएगा। और ये मैं अभी नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हाँ आएगा। और आपका गाना सुनते हैं और उस सुनते सुनते हम ब्रेक में चले जाएंगे। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गुड लक। ओके, थैंक यू। तेरा यकीन क्यों मैंने किया नहीं, तुझसे रहा क्यों जुदा, मुझ पे ये जिंदगी करती रही सितम, तूने ही दी है पनाह, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। वेलकम बैक। उफ, कितनी बड़ी बड़ी न्यूज होती हैं हमारे पास, कितनी सिंगर, मतलब बड़ा मजा आ रहा होता है। गर्मा गर्म चीजें जब पूरी तरीके से जो है हम लोग बयान कर चुके होते हैं, लोगों को बता चुके होते हैं, तो हम लोग थक जाते हैं कि वाकई में ये क्या था? अच्छा, मुझे आपकी ना न्यूज से मुझे करना था, बट हमारे पास आ गया सिंगर, तो फिर हमने सोचा कि मैं ये जो है अपना ये वाला जो स्टाइल है acting का शौक है। लाज़मी करूंगी। प्लीज Alright. पकोड़े लेकर आए। ऑलराइट, मैं अपनी न्यूज की तरफ आती हूँ क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है और हम लोगों के पास बहुत सारी न्यूज होती हैं, तो मैं आती हूँ। आप लोगों को पता होगा नीदरलैंड एक बहुत छोटा मुल्क है और वहां पर जो सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूस करने वाला फ्रूट फ्रूट हो गया, वेजिटेबल्स हो गई, तो वहां से सबसे बड़ा उसको कहा जाता है। ठीक है। 19% जो है वो पानी कम यूज कर रहे हैं हर चीज के लिए, खाने पीने के लिए, फार्मिंग के लिए, हर चीज के लिए। क्योंकि मैं आपको बताती हूँ, नहाने चलो के लिए
नहाने के लिए? हाँ, मतलब ओवरऑल जो है वो पानी की कमी 90% जो है वो पानी की यूजेस जो है वो कम की जा रही है, और वो ऐसे कम की जा रही है, आपको पता होगा कि वो जो मुल्क है वो बहुत ठंडा है। और दूसरी चीज मैं आपको बताती भी चलूँ कि वर्टिकल फार्मिंग जो है वो मैं आपको थोड़ा बताती भी चलूँ, और वो ये है कि बिल्डिंग्स जो है वो वहाँ पर बनाई जाती है, उनके अंदर जो है वो फार्मिंग की जाती है। जैसे कि आप लोग घर में ही प्लांटेशंस और ये फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो है वो घर में ही आप लोग उगाना शुरू कर देते हैं। और नॉर्मली जो घर है वहाँ पर स्पेसिफिकली जो है वो वर्टिकल फार्मिंग भी की जाती है, और घर के अंदर भी नॉर्मल जैसे कि आप घर में आप रह रहे हो और आपने अपने पूरे छत के ऊपर भी आपने फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी आपको सब्जी पकानी है या जो भी आपको लगानी है वो आप कर सकते हो। लेटेस्ट तरीन टेक्नोलॉजी के यूजेस की वजह से जो है ये सारी प्रोड्यूस की जा रही है, आई मीन फ्रूट वेजिटेबल्स, ये सारी चीजें फार्मिंग वगैरह की जा रही है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाले जो है वो इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं, और सारी चीजें जो है ये मुझे लगता है कि फ्रूट और वेजिटेबल और सब्जियां जितनी भी सारी चीजें हैं वो मुझे लगता है कि वहां पे छोटा मुल्क है मगर काम करेगा बड़े बड़े। R&D जो है उसमें इन्वेस्टमेंट इतनी की है तभी वो 90% तक पानी बचा सके। आपने बोला कि वहां पे सेकंड लार्जेस्ट एग्रीकल्चर कंट्री बन गया है, ठीक है। मैंने सुना है वो पंजाबी में कहते हैं कि वहां पे कुत्तों तो हर जगह से पौधा निकलता है। इज इट ट्रू? यूनुस, मैंने पूरे ब्रेक में बहुत मुश्किल से अपनी हंसी कंट्रोल की थी। पौधे निकल रहे हैं नेदरलैंड्स में। वो जो था ना, आई मीन मैं आपको बताती हूँ, मुझे थोड़ा सा याद आ गया, इट पुट्टो ते अच्छा, मैं बैक टू द पॉइंट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ऐड करूं। देखें, ये हकीकत बात है, अगर आप जो है वो जब भी इस तरह के होते हैं, पानी तो वैसे भी मेरे ख्याल से कम ही इस्तेमाल करना चाहिए, वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर सबसे अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, यानी कि एटमॉस्फेयर जो है उसको क्रिएट किया जाता है। एक इस तरह का अगर हम कह दें कि फेक तरह का पूरा जो है वो एनवायरनमेंट बनाया जाता है, उसमें सर्दी लगानी है, जो फल आपको सर्दियों में उगते हैं तो वो सर्दी क्रिएट की जाती है, गर्मियों में उगते हैं तो वो आपको जो है वो इस तरह के टेम्परेचर, एग्जैक्टली, तो वो जदीद ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं, उसमें जो है वो मुख्तलिफ तरह के अपना खुद जो है वहां पर टेम्परेचर सेट किया जाता है। मुझे भी लगता है कि थोड़ा सा छोटा सा पॉइंट बोलूँगी मुख्तसर यहीं पर कि अगर आप अपनी कंट्री में कोई चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि ये बताई थी लार्जेस्ट, आई मीन वहाँ पे फ्रूट सब्जी, तो जब आप प्रोड्यूस कर रहे होते हैं वो अलग बात है कि आप दीगर ममालिक में भी भेजते हैं, लेकिन आपकी कंट्री की और आपके लोगों के लिए भी वो चीज़ बहुत चीप हो जाती है, बहुत सस्ती हो जाती है। तो हमें भी कुछ इस तरह का इम्प्लीमेंट करना चाहिए। जी बिल्कुल। रिसर्च R&D रिसर्च एंड डेवलपर्स वाले ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो ग्रीन हाउस की बात की, अच्छी बात है, इस तरीके से करती रहते हैं, और मजीद इस तरह की चीज़ें और होनी चाहिए ताकि एग्रीकल्चरल रेशियो भी बढ़े इसमें। एग्जैक्टली। ओके, नाउ आई गेस मैं आती हूँ अपने टॉपिक की तरफ, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत ही कम है और मुकाबला शिद्दत से सख्त हो चुका है। तो मुझे इन शॉर्ट अपनी जो न्यूज़ है आज की, जो करंट हुई है कुछ ही दिन पहले, वो आपके साथ शेयर करनी है, एंड दैट इज बारबाडोस। आई एम श्योर बारबाडोस के बारे में आप सबको पता होगा। जैसे कि मालदीव्स एक आइलैंड कंट्री है, इसी तरीके से बारबाडोस भी एक आइलैंड कंट्री है। उसकी मैं आपको आप गौर कीजिएगा, बहुत छोटा है ये, लेंथ इसकी 34 किलोमीटर और विड्थ इसकी 23 किलोमीटर, तो ये कितना छोटा एक कंट्री है। कराची से भी छोटा मान लीजिए एक तरह से। और इसका जो कैपिटल है वो ब्रिजटाउन है, इसमें जो लैंग्वेज बोली जाती है दैट इज इंग्लिश, और इसमें जो लोग रहते हैं, ये डिटेल्स बहुत डीप मिनी डिटेल्स है, लेकिन इसलिए दे रही हूँ बिकॉज ये बहुत छोटा सा एक कंट्री है। 75% इसमें क्रिश्चियनिटी है, 20% एथियस्ट लोग रहते हैं, मतलब जिनका कोई मजहब नहीं होता, और जो बाकी 2.5 है वो अदर्स रिलीजन के लोग रहते हैं। अब हुआ कि व्हाई एम आई ब्रिंगिंग दिस टॉपिक टू यू, हुआ इसमें ये मुद्दे की बात ये है कि इनको इंडिपेंडेंस मिल गई है। पहले मैं बताती हूँ, एक छोटा सा जजीरा था, खाली था, ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपना झंडा लगा दिया कि ये खाली जगह है, इस पे कोई भी नहीं, तो हम कब्जा कर लेते हैं। तो ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया और वो काबिज हो गए, वहां पे उन्होंने अपना रहना शुरू कर दिया। जब ब्रिटिश लोगों ने ऑक्यूपाई किया था इसको आके, उस वक्त की जो सन है दहाई वो 1627 है, और जब इनको आजादी मिली उस वक्त की क्या है सन 1966, तो 16 के बाद काउंट करिए 17, 18, 19, 3 साल ब्रिटिशर्स लोगों ने वहां पे अपना रूल किया या कब्जा किया। उस वक्त ये क्या था, वहां पे एक डेम सैंड्रा मेसन करके प्रेसिडेंट थी बारबाडोस की, वो इसको रन करती थी, मतलब समझ लें गवर्नर जनरल थी, एक लेडी थी। जैसे कि हमारा मुल्क है दैट इज डेमोक्रेटिक के हम अपना रूलर वोट देके सिलेक्ट करते हैं, बट ये जो बारबाडोस था ये नॉन डेमोक्रेटिक था, मतलब रिपब्लिकनिज्म था यहाँ पर। तो जब ब्रिटिशर्स यहाँ पर रूल करते थे तो होता क्या था कि जो काले होते थे ना अफ्रीकन, वो उनको लाते थे अपने शिप्स में, और शिप्स वहां पे लगा के, डॉक मींस शिप को लगा देना, डॉक करते थे और कालों को उतारते थे और उनसे स्लेवरी गुलामी करवाते थे, मतलब कि आप जाओ फसल काटो, मतलब अच्छे बुरे काम हर तरह के, लेकिन उनको अपने मफाद
बात के लिए यूज करते थे। अब अफ्रीकन ने जब वहां पे आके देखा कि हमें ये ला रहे हैं और हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं, हमसे काम करवा रहे हैं, तो अफ्रीकन ने सोचा कि बस भाई अब हम जो है इनके अंडर काम नहीं करेंगे, और उन्होंने सोचा कि अब हम अपना रूलर खुद चूज करेंगे और वो रूलर चूज करेंगे जो हमारे वेलफेयर के लिए काम करे, हमारे मसलों को सॉल्व करे, ना कि हम ब्रिटिशर्स की गुलामी करें। क्योंकि जो गोरे हैं ना, असली गोरे जो यूके से, जैसे आपने सुना होगा ना कि आई वांट टू गो देयर, आई वांट टू टॉक ऑन दैट टॉपिक, ये एक फेक इंग्लिश है जो दुनिया में ज्यादा मानी नहीं जाती, यूएस की है, लेकिन जो असल गोरा है उसकी इंग्लिश मानी जाती है, दैट इज यूके। तो यूके में जितने भी लोग रहते हैं वो सारे ब्रिटिशर्स हैं, तो उनको ब्रिटेन्स कहा जाता है। तो उन लोगों का वहां पे रूल था, और वैसे जो गोरे लोग हैं वो तो बहुत ही इस चीज में स्मार्ट है कि उनको कोई भी जगह मिले और वो कहते हैं कि हम इसको इन्वेट कर ले, इसको हम अपना नाम लगा दें, इसमें हम कब्जा कर ले, हर जगह आ जाते हैं वो। ये बात मैं करी थी, हिस्ट्री की बात करी थी कि 1834 में बारबाडोस को जो है ब्रिटिश कॉलोनी, मतलब कि ब्रिटिश, जैसे कि उनका ऐसा मानना था कि अब हम इनके मजीद गुलामी नहीं करेंगे और हम अपना जो है चूज करेंगे। तो जो लड़की थी, जो मैंने आपको गवर्नर जनरल का नाम बताया, डेम सेंड्रा मेसन, डेम सेंड्रा मेसन जो थी, इन्होंने क्या किया कि इन्होंने सोचा कि बस पहले वो भी किसी की सुन रही थी, किसकी सुन रही थी, यूके में जो क्वीन है वो उसके इशारों पे चल रही थी, और जो उनको वहां से ऑर्डर्स आते थे वो करती थी उनके साथ, जो अफ्रीकन स्लेव थे उस वक्त बारबाडोस में। लेकिन उनको अचानक से क्या हुआ, उन्होंने सोचा कि बस अब बहुत हो गया, उन्होंने उनसे रिश्ता काटा और उन्होंने वहां के लोगों के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया, और उनके काम एग्जैक्टली उन्होंने फिर अपने लोगों को, क्योंकि मैं आपको इनकी मैडम जी की पिक्चर दिखाऊंगी, ये काली है तो कहीं ना कहीं वो सॉफ्ट कॉर्नर आ गया, तो इन्होंने फिर अफ्रीकन के लिए कि अब इनकी गुलामी में मजीद नहीं होने दूंगी, और फिर वो उनके हक में खड़ी, और उसके बाद ये एक रिपब्लिक कंट्री बन गया। बिल्कुल सम अप करते अपने टॉपिक को, एक आखिरी बड़ा अहम मुद्दा बताऊंगी। अब पते की बात ये कि आप लोग सोचेंगे मुल्क कितना छोटा सा था, तो ये चलता कैसे था, इस मुल्क में इनकम की सोर्स क्या थी, कौन इसको कैसे रन करता फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि पेंडेमिक आया था, तो पेंडेमिक में ये जो छोटा सा मुल्क है, जजीरे वाला मुल्क है, इसको बहुत बुरे तरीके से मुतासिर हुआ, क्योंकि जो लोग आ जा रहे थे उसी से ये मुल्क चल रहा था, इसकी इकोनॉमी सिर्फ टूरिज्म पे बेस करी थी, क्योंकि ना यहाँ पे ट्रेड हो रही थी, ना इंपोर्ट थी, ना एक्सपोर्ट थी, क्योंकि लोग काम ही नहीं करते थे, सिर्फ स्लेवरी ही हो रही थी। तो अब इकोनॉमी जो है उनकी बिल्कुल बुरे तरीके से इफेक्ट हुई थी, लेकिन अब कुछ अच्छे, क्योंकि अब उनको आजादी मिल गई। आजादी तो उनको मिल गई थी 1966 में, लेकिन अब जो मेजर चेंज आया वो यह है कि इनकी गवर्नमेंट में ट्रांजिशन आया। वाह, पैसा आया, एग्जैक्टली बहुत अच्छी न्यूज़ बताई है। और वैसे बार्बियन जो है, इस नेशनलिटी को बार्बियन कहते हैं, और रियाना भी बार्बियन ही है, इनके फॉरफादर यही इस आइलैंड से थे। बट एनीवेज अभी हम सुनाएंगे आपको एक ऑडियो जो हमारे शो के लिए आया है, हम सब के लिए आया, वॉइस नोट। यस, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आसिफ है, मैं मुल्तान से बात कर रहा हूँ। मैं आपका शो देखता हूँ, बहुत मज़े का शो है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं आप लोग, और सब खूबसूरत लोग हैं। सुबह सुबह हमारी सुबह खूबसूरत कर देते हैं आप लोग। और ये जो आप चेंजिंग लाते हैं अपने प्रोग्राम में, ये बहुत अच्छी है, और यूथ को इससे सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और ये जो आजकल आप ये नज़में लाते हैं, गालिब साहब, मैं गालिब साहब का खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। सिर्फ आपने मेरी मुंह की बात छीन ली, और ये हम पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि एक एक दिन हम सब ने शेर व शायरी करनी है। और ये जो पोइट्री है ये हकीम नासिर की है, बहुत अच्छे शायर थे। तो मैं एक मुख्तसर सी पोइट्री आपके नाम स्पेशली आज मैं आपको डेडिकेट करती हूँ, आप सबको करती हूँ। अगर कोई गलती हुई, कोई कोताही हुई तो माफ़ कीजिएगा, हम सीख रहे हैं। और यही पोइट्री पढ़ते पढ़ते हम शो का जो है इख्तिताम करेंगे। तुमसे ही प्यार, तुमसे ही मोहब्बत है, क्या करूं? तुमसे ही प्यार, तुमसे ही मोहब्बत है, क्या करूं? मुझ पर नसीब की ये इनायत है, क्या करूं? एक दिन ये कह दिया, एक दिन ये कह दिया था कि मोहब्बत है आपसे। एक दिन ये कह दिया था कि मोहब्बत है आपसे। इस बात की भी उनको शिकायत है, क्या करूं? इस बात की भी उनको शिकायत है, क्या करूं? तुम कह के आपसे मैं मुखातिब नहीं हुआ, तुम कह के आपसे मैं मुखातिब नहीं हुआ। मेरे तो दिल में आपकी अजमत है, क्या करूं? बख्शा है आपने मुझे एजाज दोस्ती, बख्शा है आपने मुझे एजाज दोस्ती। इस बात से भी सबको अदावत है, क्या करूं? नासिर किया था उसने ना वादा कभी कोई, नासिर किया था उसने ना वादा कभी कोई। मुझको ही इंतजार की आदत है, क्या करूं? हम सबको
को दीजिए इजाजत और इसी तरह अपना प्यार देते रहें, क्योंकि हमें आपके प्यार की दुआओं की बहुत जरूरत है। सो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बच्चों के साथ शफकत से पेश आइएगा, औरतों की इज्जत कीजिएगा और बड़ों को हमेशा एहतराम से पुकारिएगा। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय।